रिबॉर्न ऑफ माई बिलियनर हीरो एपिसोड 5 शेखावत मेंशन। जैसे ही मीडिया वालों ने जश्न से सवाल किया, जश्न के चेहरे पर हल्का गुस्सा झलकने लगा था, इसलिए मीडिया वाले तुरंत चुप हो गए थे। लेकिन अब जश्न खुद ही बोला कि अगर आप लोग अपना सवाल पूरा नहीं करेंगे तो मैं आप लोगों को जवाब कैसे दूंगा। उसकी बात सुनकर मीडिया वालों को जैसे सांप सूंघ गया था। अनीता जी ने मीडिया वालों को पैसे दिए थे जश्न से इस तरह के सवाल करने के लिए, ताकि अति को बेइज्जती फील हो सके, और अति भी इस वक्त अपना सिर झुका कर खड़ी थी। जश्न ने अति की कमर पर अपना हाथ रखा और मीडिया वालों की तरफ देखते हुए बोला, शायद आप लोगों की नज़र में उसे इंसान की कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके पास पैसा और प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जश्न सिंह शेखावत खुद के पास ही इतना है कि उसे किसी और के नाम और रुतबे की जरूरत ही नहीं। वो अपनी बेबी डॉल को खुद से भी ज्यादा प्यार करता है, और मैं तो खुद पर भी अपना हक नहीं समझता। मुझे ऐसा फील होता है जैसे मुझ पर अगर किसी का हक है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेबी डॉल का। तो जिसके पास जश्न सिंह शेखावत है, भला उसे किस चीज की कमी दुनिया में। मेरे हिसाब से तो मेरी बेबी डॉल ही दुनिया की सबसे रईस लड़की है, क्योंकि उसके पास मैं हूँ, उसके पास जश्न सिंह शेखावत है। उसकी बात सुनते ही अति की नजरें उसे पर आ चुकी थी और जश्न भी एकटक उसकी आंखों में देख रहा था। अनीता जी ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। वही अंशिका बड़बड़ाते हुए बोली, मिस्टर शेखावत ने तो जैसे सोच लिया है कि वो अपना सब कुछ इस ब्लडी सर्वेंट पर लुटा देंगे। मुझे समझ में नहीं आता, इतना बड़ा बिजनेसमैन इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। लोग दोस्ती भी बराबरी वालों से करते हो, और मिस्टर शेखावत को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उनका स्टैंडर्ड और उनकी हरकतें बिल्कुल एक दूसरे से मैच नहीं करती। जश्न ने अति के चेहरे पर हल्का सा झुक कर कहा, है ना बेबी डॉल, ये जश्न सिंह शेखावत तुम्हारा ही है ना। उसके सवाल पर अति कुछ बोल ही नहीं पाए। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और फिर मीडिया वालों की तरफ देखते हुए बोला, मैंने आपके सवालों का जवाब तो दे दिया, लेकिन आपने अभी कुछ देर पहले मुझे अपनी वाइफ के साथ एक रोमांटिक पोज देने के लिए कहा था, वो तो मैंने अभी तक आपको दिया ही नहीं। खैर, अब उसकी बारी। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ अति की चिन पर रखा और फिर उसके चेहरे को हल्का सा ऊपर की तरफ उठा दिया, जिससे अति के फड़फड़ाते हुए होंठ जश्न के बिल्कुल सामने थे, और अगले ही पल अब जश्न ने उन होठों पर अपने होंठ रख दिए। अति एकदम से हैरान रह गई। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि जश्न यूं उसे सबके सामने किस कर देगा। वही जश्न को इस तरह से अति के साथ किस करते हुए देख विहान का चेहरा गुस्से से और भी ज्यादा कांपने लगा था। ज्यादातर मेहमानों की नजरें अब जश्न और अति पर ही टिकी हुई थी। जैसे ही विशाखा की नजर जश्न और अति पर गई, उसके साथ खड़ी दामिनी जी ने तुरंत उसकी आंखों पर अपना हाथ रख लिया और उसे दूसरी तरफ घुमा दिया। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, ये जश्न तो इस लड़की के पीछे पागल हो गया है। पहले लग रहा था वो उस अंशिका के पीछे पागल है, लेकिन अब इसके लिए तो उसका पागलपन और भी ज्यादा बढ़ चुका है। कुछ तो करना होगा इस पागलपन को रोकने के लिए। कहीं ऐसा ना हो ये जश्न सारी प्रॉपर्टी इस लड़की के नाम कर दे और हम बस इंतजार करते रह जाए। अंशिका और अनीता जी तो जैसे गुस्से से लाल पीली हो चुकी थी। अंशिका दांत पीसते हुए बोली, बस यही देखना बाकी रह गया था। आई जस्ट हेट दिस गर्ल। मेरा तो मन कर रहा है मैं इसकी जान ले लूं। ये बोलते हुए वो तुरंत अति की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अनीता जी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम चलो यहां से। ये बोलकर वो उसे खींचते हुए दूसरी तरफ ले गई। अंशिका उनके साथ आई और बोली, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए मॉम? मैं बता रही हूँ आपको कि मैं अब उस लड़की को जिंदा नहीं रहने दे सकती। कैसे वो सबके सामने जश्न को किस कर रही है। कितनी शैमलेस है वह। दादाजी उसे कितनी मासूम समझते थे और वो उतनी ही चालाक लोमड़ी निकली। ना उसने सिर्फ मिस्टर शेखावत को फंसाया, बल्कि इस तरह से फंसा लिया कि अगर अब मुझे सबके सामने उन पर अपना राइट भी क्लेम करना हो तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी मॉम। अनीता जी उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, तुम गुस्से में अपना होश क्यों खो रही हो? हमने यही डिसाइड किया था कि इस बार हम जोश से नहीं होश से काम लेंगे, तो फिर तुम इस बात को भूल क्यों रही हो? अभी तो पार्टी सिर्फ शुरू हुई है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। मैंने सब इंतजाम कर रखे हैं। उनकी बात सुनकर बस अंशिका गुस्से से उनकी तरफ देख रही थी, क्योंकि उसके हिसाब से अनीता जी कर कुछ नहीं रही थी, लेकिन बड़े बड़े डायलॉग मारे जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जश्न ने अब अति को तकरीबन 1-2 मिनट किस करने के बाद उसके होठों को छोड़ा और फिर अति की तरफ देखते हुए बोला, आई लव यू बेबी डॉल, आई लव यू सो मच। उसके मुंह से आई लव यू सुनकर अति के रोंगटे खड़े होने लगे। उसकी आंखों में हल्की हल्की सी नमी आ गई। पहले उसे लग रहा था कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती है। जश्न ने उसे पाने की जिद की और उसे पा लिया।
लेकिन एक दो दिनों से उसे जश्न में कुछ अलग ही वाइब फील हो रही थी। उसे कुछ अलग ही एहसास हो रहे थे जिन्हें वो नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। जश्न अब अति का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला, नाउ प्लीज एक्सक्यूज अस। ये बोलकर वो तुरंत अब आगे की तरफ आ चुका था। मीडिया वालों ने भी उन्हें रास्ता दे दिया था और अब जश्न के आदमियों ने जल्दी से मीडिया वालों को डाइनिंग एरिया की तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया था ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी खाना खिलाकर वहां से भेज दिया जाए। अति जश्न की तरफ देखते हुए बोली, ये जो बार बार आप मुझे वो सब कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? मेरा मतलब है आपने बताया है कि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन क्यों जश्न जी? और अगर आप मुझसे प्यार करते थे तो आपने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया? इस तरह से मुझसे शादी क्यों की? जश्न उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। तभी एक वेटर अपने हाथों में ट्रे लेकर उसके सामने आकर खड़ा हुआ जिसमें ड्रिंक थी। जश्न ने अपने लिए ड्रिंक उठाई और अति को साथ में रखा हुआ जूस उठाकर दे दिया। अति मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं पीना। जश्न तुरंत बोला, मंजूलिका को बुलाऊं क्या? अति जल्दी से बोली, हर बात को सीरियसली क्यों ले लेते हैं आप? ये बोलते हुए उसने अब जल्दी से जश्न के हाथों से वो जूस का गिलास ले लिया था। जश्न की मुस्कुराहट अब हंसी में बदल गई। अति अब मुंह बनाते हुए जूस पी रही थी। तभी जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें वो सब क्यों कहता हूं? अति ने चिढ़ते हुए कहा, ये कोई मेरे सिलेबस का क्वेश्चन तो है नहीं जो मुझे आता होगा, और अगर आता होता तो मैं आपसे पूछती क्यों? मुझे जवाब चाहिए जश्न जी, आपको मुझसे प्यार क्यों हुआ? जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, चलो आज तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दे ही दूं। अगर तुम इस गलतफहमी में होगी मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ बेबी डॉल, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। उसकी बात सुनकर अति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अगर उसे प्यार नहीं करता तो बार बार आई लव यू क्यों बोलता है, और उससे इस तरह से शादी क्यों की? वो जल्दी से बोली, वैसे आपका और आपकी पहली बीवी का कपल एकदम परफेक्ट था, एक आत्मा और दूसरा पागल। अगर आप मुझसे प्यार करते ही नहीं तो इतना सब कुछ करने की क्या ही जरूरत थी? खैर, अब आपने कहा है कि मैं गलतफहमी में नहीं रहूं तो मैं गलतफहमी में रहूंगी भी नहीं। ये बोलकर वो अपने हाथों में पकड़ा हुआ जूस का खाली गिलास रखकर वहां से जाने लगी। तभी अचानक से जश्न ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, नाराज होकर जा रही हो? अति पता नहीं क्यों इस वक्त काफी हर्ट फील कर रही थी। जश्न का ये कहना कि वो उससे प्यार नहीं करता उसे एक अलग सी फीलिंग दे रहा था। वो तुरंत बोली, जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते तो आपको मेरी नाराजगी से भी क्या ही फर्क पड़ता होगा? ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई और जश्न के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अपनी बेबी डॉल को खुद से नाराज होते हुए देखना उसे गुस्सा नहीं बल्कि मजा आ रहा था। वहीं अति को जश्न से दूर जाते हुए देख अनीता जी और अंशिका के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। अनीता जी ने अब अंशिका को अपना प्लान बना दिया था और उनका प्लान शुरू हो चुका था। जब अति ने जश्न के हाथों से वो जूस का गिलास लिया था, जो किसी और ने नहीं बल्कि अनीता जी ने ही उन दोनों की तरफ भिजवाया था, और अब कुछ ही दूरी पर आकर अति को अचानक से अपने सिर में दर्द महसूस होने लगा। क्या होगा अति के साथ? क्या जश्न को पता चलेगा अनीता जी की हरकत के बारे में? शेखावत मैंशन। अति जश्न से नाराज हो चुकी थी। उसका ये कहना कि जश्न उससे प्यार नहीं करता अति को बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना बुरा फील हो क्यों रहा है, क्योंकि उसे तो जश्न से एक्सपेक्टेशंस होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अब फिर भी उसका मुंह बना हुआ था। लेकिन जैसे ही वो जश्न से अलग हुई, उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया क्योंकि उसे चक्कर आने लगे थे। उसे अपने सिर में बहुत जोरों से दर्द महसूस हो रहा था। वहीं दूर खड़ी अंशिका और अनीता जी के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर गई। अनीता जी अति की तरफ देखते हुए बोली, शादी के मंडप में इस अति के कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन जश्न ने उन सब सवालों का जवाब अति से शादी करके दिया था। लेकिन अब कुछ ऐसा होगा कि जश्न सिंह शेखावत भी कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ इस तरह से जलील करूंगी इस दो कौड़ी की नौकरानी को कि आइंदा ये कभी हम लोगों में से किसी की तरफ भी नजर उठाकर नहीं देख पाएगी। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर डेंजरस एक्सप्रेशन थे। अंशिका तुरंत बोली, अब आप जल्दी से बाकी का प्लान पूरा करिए मॉम, वरना किसी को पता चलेगा तो गड़बड़ ना हो जाएगी। अनीता जी जल्दी से बोली, कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी उसे मैसेज करती हूँ। ये बोलते हुए उन्होंने जल्दी से अपने फोन से किसी को मैसेज किया और फिर अपने आसपास अपना चेहरा घुमाने लगी। तभी उनकी नज़र एक लड़के पर गई जो उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उस लड़के को देखते ही उन्होंने जल्दी से अपना हाथ उठाना चाहा, लेकिन अंशिका ने उनका हाथ पकड़कर नीचे कर दिया और बोली,
मरने की कुछ ज्यादा ही ख्वाहिश है क्या आपको? आपने प्लान तो बना लिया, लेकिन मुझे लगता है आप अपना प्लान पूरा नहीं कर पाएंगे। उससे पहले ही जश्न शेखावत आपको पकड़ लेगा। अनीता जी तुरंत बोली, बस चुप हो जाओ अब तुम, अब बस मुझे मेरा काम करने दो। ये बोलते हुए उन्होंने दोबारा उस लड़के की तरफ देखा और फिर उसे अति की तरफ देखने का इशारा किया, तो उसे लड़के ने जल्दी से अब अति की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। वो तुरंत अति की तरफ बढ़ गया। वहीं अति ने अभी भी अपने माथे पर अपना हाथ रखा हुआ था और धीरे धीरे अपने कदम बैकयार्ड की तरफ बढ़ा रही थी। उसके कदम हल्के हल्के लड़खड़ा रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो शायद नशे में है, इसलिए अपने पैरों पर ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही। वहीं दूसरी तरफ जश्न इस वक्त अपने एक बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था। तभी मनोहर जी उसके सामने आकर खड़े हुए। मनोहर जी को अपने सामने देखकर जश्न हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसने तुरंत अपने उससे बिजनेस पार्टनर को एक्सक्यूज मी कहा, तो वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद जश्न अब मनोहर जी की तरफ देखते हुए बोला, आप यहाँ पर आए मुझे बहुत अच्छा लगा। मनोहर जी बिल्कुल हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, हम यहाँ पर अपनी पोती के लिए आए हैं। जश्न तुरंत बोला, अच्छी बात है, मेरे लिए आने की तो आपको जरूरत भी नहीं थी। मनोहर जी जश्न की तरफ देखते हुए बोले, अगर हमें पहले पता होता कि तुम हमारे साथ इस तरह से खेल खेलोगे, तो हम तुम्हारे साथ रिश्ता कभी भी नहीं जोड़ते। जश्न मुस्कुराया और बोला, जैसे आप रिश्ता नहीं जोड़ते तो मैं अपनी बेबी डॉल से शादी नहीं कर पाता। उसके साथ शादी तो मुझे किसी भी हाल में करनी ही थी, बेशक से फिर तरीका कोई भी क्यों ना होता। इस बात की गलतफहमी में मत रहिएगा कि मेरी और मेरी बेबी डॉल की शादी में आपका कुछ भी योगदान है। जो मुझे चाहिए था वो मैंने हासिल कर लिया, कैसे और कब ये मैटर ही नहीं करता। मनोहर जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता नहीं जैसे तुम हमारी पोती से प्यार करते हो, बस ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हारे लिए कोई ट्रॉफी है जिसे तुम किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते थे। प्यार तो ना हमें तुम्हारी आंखों में नजर आता है और ना ही तुम्हारी बातों के लहजे में। पता नहीं तुम हमारी पोती को कैसे रखते होंगे। जश्न अब थोड़े एटीट्यूड से बोला, मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने पास रखे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं मेरी बेबी डॉल से प्यार करता हूं या नहीं ये मैं खुद देख लूंगा। आप अपना डिनर एंजॉय कीजिए। ये बोलकर वो वहां से जाने लगा। अब मनोहर जी बेहद गुस्से में बोले, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, तुम्हें अपने परिवार से मिलाकर। काश हम अति से कह पाए कि वो तुम्हें छोड़कर वापस हमारे पास आ जाए। अगर उस बच्ची का दिल दुखा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमने सोचा था शायद तुम सच में उससे प्यार करते हो और उसे खुश रखोगे, लेकिन अब लगता है उसे तकलीफों के अलावा कभी कुछ नहीं मिलेगा। हमने इस रिश्ते को मंजूरी दी, लेकिन लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। जश्न ने वापस पलटकर उनकी तरफ देखा और उनके बिल्कुल करीब आया। वो उनके चेहरे के बिल्कुल सामने अपना चेहरा करते हुए बोला, जश्न सिंह शेखावत किसी की उम्र का लिहाज नहीं करता। पहले भी कहा और अभी कह रहा हूं आपसे, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। अपना डिनर एंजॉय कीजिए और यहां से चल जाइएगा। अगर आपको कुछ कहूंगा तो हट मेरी बेबी डॉल को होगा, बस इसीलिए चुप हूं। ये बोलते हुए वो मनोहर जी को बहुत ही तिरछी नजरों से देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ अति बैकयार्ड एरिया में पहुंच चुकी थी और अब उसे और भी ज्यादा अजीब फील होने लगा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही ज्यादा नशे में हो। वो अपना चेहरा इधर उधर घुमाते हुए बोली, जश्न जी कहाँ है? आप मेरे सामने आइए। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ये कहने की कि आप मुझे प्यार नहीं करते? पहले तो आप जानबूझकर मेरे करीब आ रहे थे, मेरे साथ पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहे थे। उस मंजूलिका की वजह से आपने मेरे पास आकर मेरे दिल के तार छोड़ दिए और अब आप कहते हैं कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। आपको आपकी उसे मंजूलिका की कसम, अभी इसी वक्त मेरे सामने आइए। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ जोर से झटका। नशे में वो बिल्कुल अपने होश खो चुकी थी और नीचे जमीन की तरफ देख रही थी, जैसे वहां पर से जश्न किसी चिराग की तरह प्रकट होगा। तभी वहां पर वो लड़का आकर खड़ा हुआ, जिसका नाम संजय था और अनीता जी ने ही उसे बुलाया था। संजय अति की तरफ देखते हुए बोला, हेलो बेबी गर्ल। उसकी बात सुनकर अति ने घूरकर उसे देखा। संजय उसके पास जाता उससे पहले ही अति उसके पास आई और अगले ही पल उसने संजय के गिरेबान को कसकर अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया। संजय हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। अति को देखते हुए साफ पता चल रहा था वो काफी ज्यादा गुस्से में है। संजय तुरंत अपने आसपास देखने लगा कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। तभी अचानक से अति बोली, कहाँ थे आप? आपको पता है मैं कब से आपको ढूंढ रही थी, लेकिन आप है कि अपने मेहमानों के साथ बिजी थे। आपको जरा सा भी ख्याल नहीं है मेरा।
आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की कि आप मुझे प्यार नहीं करते? बहुत झूठे हैं आप जश्न जी, एक नंबर के धोखेबाज है आप। ये बोलते हुए उसने जोर से संजय को धक्का दिया तो संजय हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था अति उसे जश्न जी क्यों बोल रही है। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? अति अपनी साड़ी संभालती हुई उसके पास आई और उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, अब आपको मेरी बातें समझ में भी नहीं आ रही। आपको मेरी बातें समझ में क्यों आएंगी? आपको तो उस मंजूलिका की बातें समझ में आएंगी ना। तो अब आप मेरे पास क्या कर रहे हैं? जाइए आप अपनी मंजूलिका के पास जाइए, क्योंकि मुझसे तो आप प्यार ही नहीं करते ना। आप बहुत बुरे हैं जश्न जी, आपने मुझे धोखा दिया है। अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से जश्न को धक्का दिया। वही संजय को अब समझ आ चुका था कि अति उसे जश्न समझ रही है। वो हल्का सा मुस्कुराया क्योंकि उसका काम अब और भी ज्यादा आसान हो चुका था। उसने अगले ही पल अति की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया और बोला, तुम्हें सच में ऐसा लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेबी गर्ल। अति मुंह बनाते हुए बोली, पहले तो आप मुझे ये बताइए ये बेबी गर्ल कौन है? मैं तो आपकी बेबी डॉल हूं ना, तो अब ये बेबी गर्ल कहां से आ गई? संजय तुरंत उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, अगर तुम बेबी डॉल बनना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो तुम्हें बेबी डॉल बनाने को भी तैयार हूं। अति गुस्से से मुंह फुलाते हुए बोली, मैं कोई मैगी नहीं हूं जो आप मुझे बनाएंगे। मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा बनी हुई हूं और आप मुझे ये बातों में उलझाने की कोशिश मत कीजिए। अभी आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे प्यार नहीं करते। संजय तुरंत मुस्कुरा कर बोला, वो तो मैं मजाक कर रहा था बेबी डॉल। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूं उतना तो कोई तुम्हें प्यार कर ही नहीं सकता। ये बोलते हुए उसने अति के गाल पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे पर झुकने लगा। अति उसे जश्न समझते हुए मुस्कुराई और बोली, सच में आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं? संजय तुरंत बोला, बहुत ज्यादा। अब ये बताओ कि ये वाला प्यार तुम यहाँ पर देखना चाहोगी या फिर हम कहीं और चले? आज मेरा तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करने का मन कर रहा है जो मैं यहाँ नहीं कर सकता। तुम चलोगी ना मेरे साथ? अति ने तुरंत अपने हाथ आगे की तरफ बढ़ा दी और बोली, आप मुझे जहां मर्जी ले जाइए जश्न जी, मैं तो आपकी बेबी डॉल हूं ना। आप मुझे जहां लेकर जाएंगे मैं वहां चलने के लिए तैयार हूं। ये बोलकर उसने खुद को पूरी तरह से संजय के ऊपर झुका दिया था और संजय ने कसकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। संजय ने अब तुरंत अपना चेहरा इधर उधर घुमाकर देखा तो सामने ही उसे अनीता जी नजर आई, जो उसकी तरफ देखकर थम्स अप का इशारा कर रही थी। उन्होंने उसे आगे की तरफ बढ़ने का इशारा किया तो संजय तुरंत आगे बढ़ गया जहां पीछे ही गेस्ट रूम बने हुए थे। संजय अति को लेकर एक गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। अनीता जी शातिर मुस्कुराहट के साथ बोली, अब आएगा मजा जब पूरी मुंबई के सामने मैं तुम्हें बेइज्जत करूंगी अति वर्मा। ये बोलते हुए उनकी आंखों में अति के लिए बेहिसाब नफरत नजर आ रही थी। अचानक ही वो हंसी और बोली, अब आग तो मैंने लगा दी, अब वक्त आ गया है इस आग पर अपने हाथ सेकने का। लेकिन पता नहीं ये अंशिका कहाँ चली गई। खैर ये जब तक आएगी तब तक मैं अपना काम करूं। ये बोलकर वो तुरंत वहां से आगे की तरफ बढ़ गई जहां पर जश्न खड़ा था। वो जश्न के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई और बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर शेखावत। जश्न उन्हें गहरी नजरों से देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये कॉन्ग्रेचुलेशंस आप मुझे दिल से नहीं बोल रही? अनीता जी हंसी और बोली, मैंने तो दिल से ही कहा है, लेकिन अब तुम्हें यकीन नहीं तो बताओ क्या करना पड़ेगा हमें तुम्हारे यकीन के लिए? मनोहर जी भी वहीं पर खड़े थे और चुपचाप जश्न की तरफ देख रहे थे। जश्न तिरछा मुस्कुराया और फिर अनीता जी की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, मैं सिर्फ इंसानों पर यकीन करता हूं। उसकी बात सुनकर अनीता जी का चेहरा गुस्से से कांपने लगा, लेकिन जल्दी उन्होंने खुद पर कंट्रोल किया और बोली, हम दोनों के बारे में तो बात बाद में करेंगे। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बीवी कहाँ है? मेरा मतलब है मुझे तो लगा तुम्हारी बीवी बिल्कुल तुम्हारे साथ चिपक कर खड़ी होगी। एक्चुअली वो क्या है ना, उसे आदत नहीं है ऐसी पार्टी की, तो बेचारी थोड़ी घबरा रही होगी। पर मुझे तो वो दूर दूर तक कहीं नजर ही नहीं आ रही। कहीं वो तुम्हें छोड़कर तो नहीं चली गई? क्या पता उसे इसी पार्टी में कोई और पसंद आ गया हो। उनकी बात सुनकर जश्न की आईब्रो हल्की सी ऊपर की तरफ उठ गई और चेहरे पर हल्का गुस्सा झलकने लगा। तभी इस वक्त होस्ट ने अनाउंसमेंट की और जश्न और अति को स्टेज पर आने के लिए कहा। अनीता जी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई क्योंकि वो जानती थी जश्न तो यहाँ पर है, लेकिन अति तो उन लोगों को ढूंढने से ही मिलेगी और जिस हालत में अति मिलेगी उसे शादी के लिए बधाया नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती मिलेगी।
क्या जश्न बचा पाएगा अति को? शेखावत मेंशन। जैसे ही होस्ट ने जश्न और अति को स्टेज पर आने के लिए कहा, अनीता जी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, क्योंकि वो जानती थी कि अति तो वहां पर मौजूद ही नहीं है, क्योंकि अति तो संजय के साथ है और संजय तो अब तक न जाने उसके साथ क्या कुछ कर चुका होगा। वो दोनों तो इस वक्त ऐसी हालत में होंगे कि उन दोनों के पास जाना भी बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड होगा। उन दोनों को डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। उनके डेविल एक्सप्रेशंस देखकर जश्न हल्का सा तिरछा मुस्कुराया और बोला, क्या सोच रही हैं आप? अनीता जी तुरंत बोली, कुछ भी नहीं, बस यही सोच रही थी कि अति कहाँ है। जश्न हंसा और बोला, मुझे छोड़कर चली गई वो। अनीता जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। जश्न हल्का सा मुस्कुराकर बोला, यही कहा था ना आपने कि मेरी बेबी डॉल मुझे छोड़कर चली गई। तो सुनिए मिसेज शेखावत, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मेरी बेबी डॉल मुझे छोड़कर चली जाए। वो मेरी है और हमेशा मेरे पास ही रहेगी। लेकिन आपको अपना और अपने लोगों का थोड़ा खास ख्याल रखना चाहिए। आजकल बच्चे बहुत जल्दी गलतियां कर बैठते हैं, ऐसी गलतियां जिन्हें भुगतना माँ बाप को पड़ता है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर अब डेविल स्माइल आ गई थी और अनीता जी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जश्न की बातों का मतलब क्या है। वही मनोहर जी भी जश्न की तरफ ही देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जश्न के दिमाग में चल क्या रहा है। जश्न की बातें सुनने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे जश्न सच में अति से प्यार नहीं करता, बस वो उसे हासिल करना चाहता था और हासिल कर लिया तो अब उसके लिए अति की कोई वैल्यू नहीं है। अनीता जी ने तुरंत अपना सिर झटका और बोली, मुझे इसकी बातों में नहीं उलझना, मुझे तो अभी अपना प्लान पूरा करना है और अब वक्त आ गया है अपना ड्रामा शुरू करने का। ये बोलते हुए उन्होंने खुद को बिल्कुल रेडी किया और फिर आगे की तरफ बढ़ गई जहां जश्न जा रहा था। उन्होंने मीडिया वालों को भी तुरंत खुद को फॉलो करने का मैसेज कर दिया था और वो लोग भी वहां आसपास ही घूमने लगे थे, ताकि जब भी जश्न और अनीता जी के बीच बात बढ़े तब वो जल्द से जल्द उसे रिकॉर्ड कर सके। अनीता जी जश्न के पास आए और बोली, अति कहाँ है? उनके सवाल पर जश्न ने चौंककर उनकी तरफ देखा। अनीता जी जल्दी से बोली, मैंने कहा था ना तुमसे, वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। तुमने उस लड़की के लिए मेरी अंशिका को छोड़ मेरी अंशिका को रिजेक्ट कर दिया। भरे मंडप में उसे छोड़कर तुम बारात लेकर वापस लौट गए, सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के लिए। लेकिन अब मुझे बताओ कि वो लड़की कहाँ है? वो चली गई ना तुम्हें छोड़कर, क्योंकि मुझे तो वो कहीं नजर नहीं आ रही। मैंने पहले ही कहा था तुम्हें कि वो एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की है, उसके जाल में मत फंसो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम खुद देख लो कि कैसे वो तुम्हारे चेहरे पर कालिक पोत कर चली गई। दामिनी जी जो वहीं पर खड़ी थी तुरंत बोली, ये आप कैसी बातें कर रही हैं अनीता जी? आप होशो हवास में तो है, आप अपने ही घर की बेटी के लिए इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती है? अनीता जी तुरंत बोली, कैसी बेटी? मैं उसे अपनी बेटी नहीं मानती। ऐसा नहीं है कि हमारे दिल में कोई खोट है, हमने तो उसे बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत मान दिया, लेकिन वो लड़की हमारे प्यार के लायक ही नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए कैसे आपके बेटे ने उसके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि वो उसे प्यार करता है, लेकिन आज रिसेप्शन पार्टी पर ही वो उसे छोड़कर भाग गई। तभी अचानक ही वहां पर आवाज गूंजी, मैं कहाँ भाग गई आंटी जी? उस आवाज को सुनकर अनीता जी की आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने तुरंत पलटकर दूसरी तरफ देखा जहां से अति आगे की तरफ आ रही थी। उसे वहां पर देखकर अनीता जी की आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। वो जल्दी से उसके पास आई और बोली, भूत भूत। अति तुरंत बोली, मंजूलिका वाली कहानी आपको भी पता है क्या? कहीं वो भी आपको परेशान तो नहीं करती? अनीता जी ने जोर से उसे धक्का दिया और बोली, कौन मंजूलिका? उनके धक्के से अति खुद को संभाल नहीं पाई। वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी पीछे से जश्न ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। अति ने तुरंत जश्न के हाथ पर अपना हाथ रख दिया था और हैरानी भरी नजरों से उसे देख रही थी। वही जश्न हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, कितनी नाजुक हो तुम बेबी डॉल, इसलिए कहता हूं मुझे खुद को प्यार करने दिया करो। तुम्हें पता है जिन लड़कियों को बहुत सारा प्यार मिलता है ना, वो थोड़ी मोटी हो जाती है। उसकी बात सुनकर अति बस उसकी तरफ देखती रह गई। वो एकदम से झेप गई थी और ऊपर से अनीता जी उन दोनों के इतने करीब थी। अनीता जी के सामने इस तरह की बातें। अति तुरंत धीमे से बोली, चुप रहिए। ये बोलकर अब उसने वापस अनीता जी की तरफ देखा और सवालिया नजरों से उन्हें देखते हुए बोली, आप मेरे बारे में ये सब क्या बोल रही थी आंटी जी? मैं कहाँ भाग गई? मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो अंदर थी, मेरा थोड़ा सिर दर्द हो रहा था तो। ये बोलते हुए उसने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया था।
उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं। उसे बस आखिरी यही याद आ रहा था कि वो थोड़ी देर पहले जश्न से सवाल कर रही थी कि जश्न उसे प्यार क्यों नहीं करता, और तब जश्न उसे सामने गेस्ट रूम में लेकर गया था, जो एक्चुअल में जश्न नहीं बल्कि संजय था। लेकिन वहां जाने के बाद क्या हुआ और क्या नहीं, ये किसी को भी नहीं पता था, खुद अति को भी। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और फिर अनीता जी की तरफ देखते हुए बोला, आपके चेहरे के रंग क्यों उड़ रहे हैं? एक मिनट, आप मेरी बेबी डॉल के बारे में बात कर रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आप मेरी बेबी डॉल के पीछे क्यों पड़ी है। आपकी बेटी से मैंने शादी नहीं की, उसका अलग रीजन। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बात बात पर मेरी बेबी डॉल को इस तरह से इंसल्ट करेगी। मेरी बेबी डॉल आपसे कुछ कहती नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेबी डॉल के बारे में ऐसी घटिया बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनीता जी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, ये यहाँ कैसे आए? जश्न व्यंग्य से हंसा और बोला, मेरी बेबी डॉल अगर मेरे पास नहीं आएगी तो और किसके पास जाएगी? लेकिन एक मिनट पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी खुद की बेटी कहाँ है? आई मीन अंशिका आपके साथ आई थी ना, अब कहीं नजर नहीं आ रही। ये बोलते हुए उसने सामने की तरफ देखने की बड़ी ही जबरदस्त एक्टिंग की और अनीता जी भी अपने आसपास देखने लगी। अंशिका काफी वक्त से गायब थी, लेकिन उनका प्लान फ्लॉप ना हो जाए, इसीलिए वो बस अपने प्लान पर फोकस कर रही थी। ये सोचकर कि अंशिका भी इधर उधर होगी, पर अब उन्हें भी टेंशन होने लगी थी, क्योंकि जश्न की एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मनोहर जी तुरंत बोले, आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर शेखावत? जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कुछ भी नहीं मिस्टर ठाकुर, बस इतना ही कि आपकी बहू को मेरी बेबी डॉल की बहुत फिक्र है। वो कहाँ है, कहाँ नहीं, इस बात की वो पूरी खबर रखना चाहती है, लेकिन उन्हें अपनी लड़की के बारे में कोई खबर क्यों नहीं है? अनीता जी गुस्से से कांपते हुए बोली, मेरी बेटी तुम्हारी इस बीवी की तरह कैरेक्टरलेस नहीं है, वो जरूर किसी काम से कहीं गई होगी। दामिनी जी जल्दी से बोली, लगता तो नहीं है, जिस तरह से आपके चेहरे के रंग उड़े हुए हैं, लग रहा है कि आपको भी अच्छी तरह से पता है आपकी बेटी किस काम गई होगी। दामिनी जी की बात सुनकर विहान गुस्से से बोला, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन के बारे में इस तरह की बात करने की? जश्न अब तुरंत बोला, और तुम्हारी मॉम की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी डॉल के बारे में इस तरह से बात करने की? विहान गुस्से से मुठियां कसते हुए बोला, पहले तो अति को बेबी डॉल कहना बंद करो। जश्न व्यंग्य से बोला, क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर एसिडिटी हो रही है तो बता दो, मैं तुम्हारे लिए दवाई मंगवा दूंगा। विहान ने उसे और भी ज्यादा गुस्से भरी नजरों से देखा। तभी विशाखा बोली, वैसे बात तो सही हो रही है, जब अति भाभी यहाँ से गायब थी तो आप तरह तरह की बातें कर रही है, लेकिन अब आपकी खुद की बेटी यहाँ से गायब है तो आप इतना परेशान क्यों लग रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बातें आप अति भाभी के बारे में बोल रही थी, वो बातें अति भाभी के लिए नहीं बल्कि आपकी खुद की बेटी के लिए परफेक्ट है? अनीता जी गुस्से से विशाखा की तरफ देख रही थी। तभी एक मीडिया वाला बोला, हाँ हाँ बताइए मिसेज ठाकुर की आपकी बेटी कहाँ है? हमने खुद आपको उनके साथ बात करते हुए देखा था, वो आपके साथ ही पार्टी में मौजूद थी, लेकिन अब कहीं नजर नहीं आ रही है और हमारे लोगों का कहना है कि वो पार्टी से बाहर भी नहीं गई है, तो कहाँ है वह? मीडिया वालों का सवाल सुनकर तो अब अनीता जी भी घबरा गई। उन्हें जश्न पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अब तक जो जश्न उनके साथ गेम प्लान खेल रहा था, उसके अकॉर्डिंग जश्न अपने ही गेम प्लान में मास्टरमाइंड हुआ करता था, तो वो उसे अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही एक मीडिया वाला बोला, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैंने मिस अंशिका ठाकुर को पीछे बैकयार्ड एरिया की तरफ जाते हुए देखा था, वो भी गेस्ट रूम की तरफ, और वो शायद एक लड़के के साथ थी। जश्न ने तुरंत उस मीडिया वाले की तरफ देखा और मस्त एक्टिंग करते हुए बोला, ओह रियली, हमारे ही गेस्ट रूम में लोग एंजॉय कर रहे हैं और हमें ही नहीं पता? अनीता जी चिल्लाते हुए बोली, खबरदार अगर तुमने मेरी बेटी के बारे में कुछ ऐसा वैसा कहा तो? दामिनी जी जल्दी से बोली, क्यों, अब क्या हुआ? आप लोग इस घर की बहू के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। सॉरी मिसेज ठाकुर, आपको मेरी बातों का बुरा लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम अति में है, प्रॉब्लम तो मुझे आपके परिवार में लग रही है। अनीता जी कुछ बोलती उससे पहले ही विहान बोला, मुझे तो पहले ही पता था कि हम लोग यहाँ पर आकर ही गलती कर रहे हैं, हमें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। जश्न हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तो फिर आए क्यों? जब पता था कि यहाँ पर जलालत के लड्डू मिल सकते हैं तो आए ही क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं आप सब लोग अपना अपना कोई मकसद लेकर यहाँ पर आए थे? उसके सवाल पर अनीता जी और विहान दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया।
अनीता जी उस मीडिया वाले की तरफ देखकर गुस्से से बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वो मीडिया वाला जल्दी से बोला, पहले जाकर आप अपनी बेटी को संभालिए। विशाखा तुरंत बोली, आप सबको नहीं लगता क्या, हमें खुद बैकयार्ड एरिया की तरफ जाकर देखना चाहिए कि आखिर जो हम सब लोग सुन रहे हैं वो सच है भी या नहीं। दामिनी जी जल्दी से बोली, अब ये तो मैं खुद चेक करूंगी। ये बोलकर वो जल्दी से अपनी साड़ी संभालते हुए बैकयार्ड एरिया की तरफ बढ़ गई और अति के चेहरे पर अब परेशानी झलकने लगी। उसने जल्दी से जश्न को रोकना चाहा, लेकिन जश्न ने उसे बड़ी ही गहरी नजरों से देखा और बोला, जो भी होगा उसमें मेरी गलती नहीं है बेबी डॉल। जश्न सिंह शेखावत सामने वाले को वही देता है जो सामने वाला डिजर्व करता है। उसकी बात सुनकर अति बस उसकी तरफ देखते ही रह गई और जश्न उसका हाथ पकड़कर उसे बैकयार्ड एरिया की तरफ लेकर आना शुरू हो गया था। बाकी सब लोग पहले ही वहां पर पहुंच चुके थे और मीडिया वाले तो इस कदर वहां पर दौड़े आए जैसे एक कुत्ता हड्डी को देखकर दौड़ता है। बैकयार्ड में 2-3 गेस्ट रूम थे और जैसे ही पहले गेस्ट रूम का दरवाजा खोला गया, एक मीडिया वाला तुरंत अंदर की तरफ बढ़ गया और जाते ही उसने बिस्तर पर लगभग से बेहोश पड़ी अंशिका और उसके साथ आराम से सो रहे संजय की पिक्चर्स लेना शुरू कर दी। अनीता जी भी तुरंत अंदर की तरफ आ गई थी और जब उन्होंने सामने का नजारा देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले ही पर उनकी नजर जश्न पर गई, जिसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। कैसे पलटा जश्न ने खेल। शेखावत मैंशन, संजय और अंशिका दोनों एक बिस्तर पर लेटे हुए थे। अंशिका पूरी तरह से नींद में थी, लेकिन संजय की सिर्फ आंखें बंद थी। अनीता जी सोच रही थी कि संजय उनका आदमी है, लेकिन संजय किसी और का ही वफादार था और संजय की वफादारी देखते हुए जश्न के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। अनीता जी ने अब एक नजर जश्न की तरफ देखा। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जाए जाकर अपनी बेटी को संभालिए, वरना अब तक तो इज्जत की धज्जियां उड़ी है, कचरा होने में वक्त नहीं लगेगा। ये बोलते हुए उसने उन्हें सामने मीडिया वालों की तरफ देखने का इशारा किया, जो अंशिका और संजय की पिक्चर्स धड़ाधड़ लिए ही जा रहे थे। अनीता जी अब तुरंत आगे की तरफ आए और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, बंद करो ये सब। ये बोलते हुए वो तेज कदमों से आगे की तरफ आए और उन्होंने मीडिया वालों के कैमरा पकड़कर नीचे की तरफ फेंकने शुरू कर दिए। वो गुस्से से बुरी तरह कांप रही थी। वही विहान जो कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। उसकी गुस्से भरी नजरें जश्न पर थी। वही अति भी हैरानी से अंशिका की तरफ देख रही थी। जिस तरह से वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसके कंधे साफ दिखाई दे रहे थे। अति जल्दी से उसके पास आई और अगले ही पल उसने ब्लैंकेट को पूरी तरह से ऊपर खींचा था कि अंशिका पूरी तरह से कवर हो जाए। सब लोग अब बाहर की तरफ जाने लगे थे। कोई भी वो नजारा देखना ही नहीं चाहता था। जश्न खुद बाहर की तरफ आ चुका था, लेकिन उसे अनीता जी के चिल्लाने की आवाज में साफ सुनाई दे रही थी, जो मीडिया वालों के साथ बहस करने में लगी थी। मीडिया वाले तुरंत अनीता जी की तरफ देखते हुए बोले, आप जश्न सिंह शेखावत की बीवी पर इल्जाम लगा रही थी कि वो कैरेक्टरलेस है, लेकिन यहाँ तो आपकी खुद की बेटी कैरेक्टरलेस निकली। वो किसी और के घर पर किसी के साथ यूं बिस्तर पर। उस मीडिया वाले की बात पूरी होती उससे पहले ही अनीता जी ने गुस्से से कांपते हुए उसके बिल्कुल करीब आकर उसकी गर्दन को अपने हाथ में पकड़ लिया और पीछे दीवार से लगाते हुए कहा, खबरदार अगर मेरी बेटी के बारे में किसी भी तरह की बकवास की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। दूसरा मीडिया वाला जल्दी से बोला, छोड़ हमारे साथी को वरना हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। भूल मत कि मीडिया वालों के पास कितनी पावर होती है। अगर वो तेरे कहे पर यहाँ पर आ सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारे नाम की धज्जियां भी उड़ा सकते हैं। मीडिया वालों की बातें बाहर खड़े मनोहर जी को साफ सुनाई दे रही थी और उनकी आंखों में नमी तैर रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से उनके परिवार के नाम पर कीचड़ उछाला जाएगा। कुछ देर पहले वो खुश हो रहे थे जब जश्न अति को संभाल रहा था, जब जश्न अति के लिए लड़ रहा था। उन्हें यही डर था कि जश्न पता नहीं अति से प्यार सच में करता भी है या नहीं। लेकिन जब उसने मीडिया वालों के सामने अति का साथ दिया तो उन्हें राहत मिली, पर अब वो राहत परेशानी में बदल चुकी थी। वहीं अति ने अंशिका के चेहरे पर पानी की बूंदें डाली तो अंशिका होश में आई। संजय ने भी अपनी आंखें खोली और हड़बड़ा कर अपनी जगह पर उठकर बैठ गया। उसने जल्दी से अपनी शर्ट पहनी और तुरंत वहां से निकलने लगा, लेकिन विहान ने बाहर आते ही उसका गिरेबान कसकर पकड़ लिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ। संजय ने जल्दी से उसे धक्का दिया और बोला, ये तुम अपनी बहन से पूछना, चक्कर चल रहा है मेरा उसके साथ, लेकिन कहीं सीरियसली मत समझ लेना, मैं तो बस मजे ले रहा था। अब इतनी अमीर लड़की मेरे सामने अपना जलवा दिखाएंगी,
तो मैं तो मजे लूंगा ही ना। उसकी बात सुनकर विहान का चेहरा गुस्से से और भी ज्यादा कांपने लगा। वो तुरंत संजय के गाल पर मुक्का जड़ने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही जश्न ने आकर उसका हाथ हवा में ही रोक दिया और बोला, खबरदार, अगर मेरे घर में ऐसा तमाशा किया तो जो भी करना है जाकर बाहर करो। ये बोलकर उसने विहान का हाथ जोर से झटक दिया। विहान गुस्से से बोला, तुम्हें ये घटिया आदमी हमसे बढ़कर है? जश्न मुस्कुराया और बोला, तुमसे मेरा कोई बैर नहीं, ना ही कोई लड़ाई, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने जो हरकत की है उसके बाद तो मुझे गली का कुत्ता भी तुम्हारे परिवार से बढ़कर है। उसकी बात सुनकर विहान हैरान रह गया। वो गुस्से से बोला, कैसी हरकत? जश्न तिरछा मुस्कुराया और बोला, ये तुम अपनी मॉम और अपनी बहन से पूछना। संजय, जाओ यहां से। सी ये बोलते हुए उसने जब संजय की तरफ देखा तो विहान समझ गया कि संजय जश्न का ही आदमी है। संजय तुरंत वहां से चला गया। जश्न उसके जाने के बाद विहान की तरफ देखते हुए बोला, जब खुद के घर कांच के होना तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। खैर, जाओ, जाकर अपनी बहन और मॉम को संभालो। ये बोलते हुए उसने सार्कास्टिकली स्माइल पास की तो विहान का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। विहान अब तुरंत अंदर की तरफ आया। अंशिका होश में आ चुकी थी और उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा हुआ था। उसका सिर जोरों से घूम रहा था। उसे याद नहीं आ रहा था वो यहाँ पर कैसे पहुंची, और ना ही उसे समझ में आ रहा था कि सब लोग इस तरह से उसे क्यों घूर घूर कर देख रहे, क्योंकि संजय उसके पूरी तरह से होश में आने से पहले ही वहां से जा चुका था। अंशिका ने अपनी मॉम की तरफ देखा और बोली, मैं यहाँ पर मॉम। अनीता जी ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, उन्होंने तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा और गुस्से से जलते हुए उसके पास आए। वो अभी उसके करीब आई ही थी कि अंशिका अपने माथे पर अपना हाथ रखकर बोली, मेरा सिर पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। अभी वो बोल ही रही थी कि एक जोरदार थप्पड़ अनीता जी ने उसके गाल पर जड़ दिया। अंशिका एकदम हैरान रह गई। वो गुस्से से कांपते हुए बोली, हाउ डेयर यू मॉम, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? विहान गुस्से से बोला, तुमने जो हरकत की है ना, उसके बाद मेरा मन तो कर रहा है मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। अंशिका ने अब गुस्से से विहान की तरफ देखा। अति तुरंत वहां से पीछे की तरफ हट गई थी। जश्न अति के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, मुझे मूवी और शो देखने का बहुत शौक है बेबी डॉल, लेकिन इस तरह का तमाशा मैं प्रेफर नहीं करता और जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, वो मैं तुम्हें कैसे देखने दूं? ये बोलकर वो तुरंत उसे वहां से ले गया और अंशिका बस उन दोनों को जाते हुए देखते रह गई। अति को होश में देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वहीं अनीता जी ने गुस्से से अब अंशिका का हाथ पकड़ा और उसे लगभग से खींचते हुए वहां से बाहर की तरफ ले गई। विहान गुस्से से कांपता हुआ वहां पर खड़ा था। वो दांत पीसते हुए बोला, तुमने जो मेरी बहन के साथ किया है ना जश्न सिंह शेखावत, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अनीता जी अंशिका को लेकर शेखावत मैंशन से जा चुकी थी और अब सारा तमाशा खत्म होने के बाद मीडिया वाले भी वहां से चले गए थे। विहान भी मनोहर जी के साथ शेखावत मैंशन से निकल गया था और शेखावत फैमिली भी अपने अपने कमरे में वापस जा चुकी थी, क्योंकि इतना तमाशा जो हुआ उसके बाद मेहमान तो पहले ही बाहर भेज दिए गए थे। जश्न अपनी बेबी डॉल के साथ अपने रूम में आ चुका था और अति की आंखों में आंसू थे। उसने अति को बिस्तर पर बिठाया और बोला, रो क्यों रही हो? अति रोते हुए बोली, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, ये सब कुछ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ जश्न जी। अंशिका के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं जानती हूँ अंशिका का किसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा। ये सब जो कुछ भी हुआ है पक्का किसी की सोची समझी साजिश है। जरूर किसी ने अंशिका को अपने जाल में फंसाया, वरना वो ऐसी लड़की नहीं है जो इस तरह से किसी भी लड़के के साथ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जश्न बोला, मतलब तुम्हें लगता है कि अंशिका के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ? उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था? अति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। जश्न उसके बिल्कुल करीब हुआ और बोला, और अगर मैं कहूं तुमसे कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ होने वाला था तो? अति की आंखें बड़ी हो गई। वो हैरानी से जश्न को देख रही थी। जश्न ने एक गहरी सांस ली और बोला, अंशिका के साथ वही हुआ है जो वो तुम्हारे साथ करना चाहती थी। उन लोगों ने तुम्हारे लिए प्लान बनाया था। तुम्हें याद ही होगा कि अभी कुछ देर पहले तुम बेहोश थी और जब तुम्हें होश आया था तो तुम इस कमरे में थी। तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा था कि तुम इस रूम में इस बिस्तर पर कैसे पहुंची। तब मैंने एक सर्वेंट को तुम्हारे पास भेजा था जिसने तुम्हें फिलहाल सारी बातें छोड़कर नीचे आने के लिए कहा था। अति तुरंत बोली, लेकिन उन बातों का अंशिका के साथ जो हुआ उसे क्या लेना देना जश्न जी? जश्न व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, तुम सच में इतनी मासूम हो बेबी डॉल,
लेकिन ये मासूमियत नहीं बल्कि बेवकूफ़ी है। वो लोग तुम्हें जाल में फंसाना चाहते थे, तुम्हें ड्रग्स देकर संजय के साथ उस रूम में सुलाना चाहते थे, ताकि मीडिया वाले तुम पर सवाल उठाएं और हमारे ही रिसेप्शन पर शेखावत फैमिली पर कीचड़ उछाला जाए, मेरा नाम खराब हो। तुम्हारी वो सो कॉल्ड अनीता आंटी और अंशिका दोनों इस प्लान में शामिल थे। जश्न की बात सुनकर अति के पैरों तले जमीन खिसक गई। जश्न तुरंत बोला, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन यही सच है बेबी डॉल। अगर मैं चाहता तो तुमसे सच छुपा सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी बेबी डॉल लोगों के सामने भी एक बेबी डॉल की तरह बनकर रहे। मुझे तुम्हें बेबी डॉल कहना पसंद है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने ऐसे ही मासूम सी रहो, लेकिन लोगों के सामने मुझे मेरी वाइफ वो चाहिए जो एक नज़र में किसी को भी पहचान ले। उसकी बात सुनकर अति बस उसकी तरफ देखते ही रह गई। जश्न ने अपने हाथ पॉकेट में डाले और हल्का सा घूमकर बालकनी की तरफ गया और फिर ऊपर आसमान में चमकते हुए चांद की तरफ देखते हुए बोला, जश्न सिंह शेखावत, मेरे आसपास इतनी कंस्पायरेसी होती है कि अगर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लो तो शायद आसमां से जमीन पर पहुंच जाऊं। लोगों को लगता है कि वो मेरे साथ खेल खेल सकते हैं, लेकिन जश्न सिंह शेखावत वो है जो अपनी आंखें बंद भी कर दे तो भी वो कोई खेल हार नहीं सकता। और रही बात तुम्हारी, तो तुम में तो जान बसती है मेरी, तो तुम पर किसी की नज़र भी कैसे आने दूं? ये बोलते हुए अब उसने वापस अति की तरफ पलट कर देखा। अति का दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए जश्न के पास आई और बोली, माना वो लोग मेरे साथ गलत करना चाहते थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके साथ वही किया जाए जो वो मेरे साथ करना चाहते थे। अंशिका एक लड़की है, आज उसके साथ जो हुआ है उसके बाद पूरी जिंदगी लोग उसे गंदी नजरों से देखेंगे। हर कोई उसके चरित्र पर सवाल उठाएंगे, कोई उसे कैरेक्टरलेस कहेगा। अभी वो बोल ही रही थी कि जश्न गुस्से से कांपते हुए उसके पास आया और उसे कंधे से पकड़कर गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, तो तुम क्या चाहती हो, मैं उन्हें यूं ही छोड़ दूं? सॉरी बेबी डॉल, एक बार पहले भी कह चुका हूं तुम्हें कि जश्न सिंह शेखावत सामने वाले को वही देता है जो सामने वाला डिजर्व करता है। अभी तो सिर्फ तुम्हारी वजह से बहुत हल्के में छोड़ दिया मैंने उन्हें, वरना जितना उन्होंने दिमाग चलाया था अब तक तो मैं उनका दिमाग निकालकर उनके हाथ में रख देता। ये बोलकर उसने अति के कंधे पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा कस दी। अति को अब अपने कंधे पर दर्द महसूस होने लगा था और जश्न का चेहरा गुस्से से और भी ज्यादा लाल होने लगा था। क्या अति समझेगी जश्न को, या फिर आएगी उनके रिश्ते में दरार? शेखावत मैंशन। जश्न गुस्से से अति को घूर रहा था, जो उसे ही गलत बता रही थी। उसे लग रहा था कि जश्न ने जो अंशिका के साथ किया वो गलत है। अति की आंखों में नमी आ गई थी। जिस तरह से जश्न ने उसे कंधों से पकड़ा हुआ था, उसे दर्द हो रहा था। जब उसके होठों से दर्द भरी आह निकली तो जश्न ने एक झटके से उसे छोड़ दिया। जश्न गुस्से से बोला, मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहता बेबी डॉल, इसलिए बेहतर होगा तुम उन लोगों के बारे में ना ही सोचो और ना ही उन लोगों के बारे में मुझसे बात करो। अति बस चुपचाप उसकी तरफ देखती रह गई। जश्न तुरंत बोला, जाओ जाकर कपड़े चेंज करो। अति ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन चुपचाप क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। उसने क्लोजेट से अपना नाइट सूट निकाला और उसे लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। कुछ देर बाद वो रूम चेंजिंग रूम से बाहर आए तो उसकी नज़र जश्न पर गई, जिसने अपने कपड़े बदल दिए थे और अब वो सिर्फ बॉक्सर में था। अति आगे की तरफ आई और उसने वही साइड में रखा हुआ पिलो उठाया और सोफे की तरफ बढ़ गई। जश्न ने उसे घूर कर देखा। अति की इस हरकत पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था उसकी बेबी डॉल किसी और की वजह से उसके साथ इस तरह से बिहेव करे। जश्न तुरंत उसके पास आया और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये क्या कर रही हो तुम? अति ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सोफे पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। जश्न गुस्से से बोला, मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी, लेकिन फिर भी लगता है तुम लड़ने के मूड में हो। उठो यहाँ से और बेड पर चलो। अति ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और एक बार फिर करवट ले ली। जश्न ने गुस्से से एक गहरी सांस ली और अगले ही पल उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अति ने जोर से उसके सीने पर दबाव डालते हुए खुद को उससे अलग करने की कोशिश की, लेकिन जश्न ने अब उसे और भी ज्यादा कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया था। वो उसे बिस्तर पर लेकर आया और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी सो कॉल्ड फैमिली के लिए मुझसे अलग सोने की कोशिश कर रही हो? अति गुस्से से बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है जश्न जी, इसलिए बेहतर होगा कि आप भी मुझसे कुछ ना कहें। मैं आपकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दूंगी और मुझे आपके साथ नहीं सोना। ये बोलकर वो तुरंत बिस्तर से उठने लगी।
जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारे लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं बेबी डॉल, लेकिन सिर्फ मुझसे प्यार से बात करते हुए। मुझे जश्न जी बोलते हुए या फिर मुझे प्यार करते हुए। ये जो अपने होठों से गुस्से भरी बातें निकाल रही हो ना, इन्हें बंद कर लो वरना मैं तुम्हारे इन होठों को बंद कर दूंगा। अति ने घूरकर उसे देखा। उसने एक बार फिर से ऊपर उठने की कोशिश की। जश्न तुरंत बोला, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। ये बोलकर वो तुरंत उसके ऊपर झुका और अगले ही पल उसने अति के गालों को कसकर अपनी उंगलियों में पकड़ लिया और उसके होठों पर अपने होंठ दिए। अति की आंखें बड़ी हो गई। जश्न का चेहरा उसके चेहरे पर झुका हुआ था और जश्न उसे किस कर रहा था, लेकिन प्यार से नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गुस्से से। उसका गुस्सा इस किस में साफ महसूस हो रहा था। अति उसे धक्का देते हुए खुद से दूर कर रही थी। जश्न ने जब उसके धक्के को महसूस किया तो उसके होठों को छोड़कर गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा और बोला, मुझे गुस्सा मत दिलाओ बेबी डॉल। अति तुरंत बोली, अगर आपको आता है गुस्सा तो आता रहे, मुझे आपके गुस्से से फर्क नहीं पड़ता। जश्न तुरंत बोला, तुम्हें सच में मेरे गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता। अति ने एक बार फिर से अपना सिर नामे हिलाया और एक्सप्रेशनलेस होकर बोली, मुझे आपसे, आपके गुस्से से, आपकी हरकतों से, आपकी अब किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। आपने जो अंशिका के साथ किया वो बेशक से आपकी तरफ से सही हो या गलत, लेकिन मेरी तरफ से वो गलत था और मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। एक लड़की की इज्जत के साथ जब खिलवाड़ होता है तो वो कहीं की नहीं रहती, और अगर आपको उन्हें सबक सिखाना ही था तो और बहुत सारे तरीके। अभी वो बोल ही रही थी कि जश्न ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। वो अपने होठों को हल्का सा तिरछा कर बोला, मतलब तुम उन लोगों के लिए मुझे छोड़ रही हो, तुम उन लोगों के लिए मुझसे दूर जा रही हो। उसकी बात पर अति बस उसकी तरफ देखती रही। जश्न अब पूरी तरह से ऊपर उठ गया और बोला, सिर्फ एक ही चीज कही थी तुमसे कि किसी और की वजह से हम दोनों के बीच किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ दूसरों की फिक्र है। ये जश्न सिंह शेखावत तो तुम्हारे लिए पागल है ना, जो तुमसे इतना प्यार करता है। तो ठीक है, अब तुम दूसरों की ही फिक्र करो, देखता हूं तुम्हें दूसरों से फर्क पड़ता है या फिर मुझसे। ये बोलते हुए वो पीछे की तरफ हट गया था और जाकर सोफे पर लेट गया था। अति चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई थी। जश्न ने सोफे पर लेटकर अपनी आंखें बंद की और एक बार भी दोबारा अपनी आंखें नहीं खोली, जबकि अति तकरीबन 15-20 मिनट अपनी जगह पर बैठी बैठी यूं ही उसकी तरफ देखती रही। उसे उम्मीद नहीं थी कि जश्न इस तरह से सच में सो जाएगा। वो तकरीबन आधा घंटा और जागती रही और जश्न की तरफ देखती रही, लेकिन जश्न नहीं उठा। अब उसे खुद को अजीब लग रहा था, लेकिन जो जश्न ने किया वो उस चीज को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसे अंशिका के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने साइड टेबल पर रखा हुआ अपना फोन उठाया और अंशिका को कॉल करने का सोचा, लेकिन फिर बिना कॉल किए ही अपना फोन साइड में रखा और वापस बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों में आंसू थे। अब एक बार फिर से उसे गिल्टी फील होने लगा था। उसे लग रहा था कि इन सब की वजह सिर्फ वो है। ना वो कभी मुंबई आती और ना ठाकुर मेंशन जाती और ना जश्न की नज़र उस पर आती और ना ही जश्न उससे शादी करने के चक्कर में अंशिका को इस तरह से तकलीफ पहुंचाता। कब रोते रोते वो सो गई उसे पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मेंशन, सब लोग ठाकुर मेंशन वापस आ चुके थे। अंशिका बेहद गुस्से में थी और उससे कहीं ज्यादा गुस्सा अनीता जी के चेहरे पर झलक रहा था। वहीं मनोहर जी और विहान भी पीछे पीछे दरवाजे से अंदर की तरफ आ रहे थे। अंशिका को लेकर अनीता जी ऊपर की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक से उन्हें पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई, तो उन्होंने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहां पर मनोहर जी नीचे जमीन पर गिरे हुए थे और उन्होंने अपना हाथ अपने सीने पर रखा हुआ था। उन्हें यूं देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। विहान ने एक सर्वेंट के साथ मिलकर जल्दी से उन्हें संभाला और तुरंत उन्हें गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। अंशिका को वही घर पर छोड़ दिया गया था, लेकिन अनीता जी इस वक्त मनोहर जी के साथ थी। अस्पताल पहुंचने पर मनोहर जी को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर दिया गया था और उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया था। डॉक्टर कुछ देर बाद वार्ड से बाहर आए। विहान तुरंत उनके सामने आकर खड़ा हुआ। डॉक्टर विहान की तरफ देखते हुए बोले, आपके दादाजी को हार्ट अटैक आया है, मेजर हार्ट अटैक है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर की बात सुनकर विहान हैरान रह गया। वहीं अनीता जी गुस्से से और भी ज्यादा आग बबूला होने लगी, क्योंकि ये सब कुछ उनकी नज़र में सिर्फ और सिर्फ अति की वजह से हो रहा था। डॉक्टर एक बार फिर से इमरजेंसी वार्ड के अंदर चले गए और अब मनोहर जी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ
अति का दिल भी बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। रात की तकरीबन 1 बजे वो बिस्तर पर उठकर बैठी और पूरे कमरे में नजरें घुमाने लगी। एक तो उसके दिल और दिमाग में मंजुलिका का ख्याल चल रहा था और दूसरी तरफ जश्न की बातों ने उसे बेचैन किया हुआ था। उसे अकेले सोने में डर लग रहा था। इसलिए वो अपनी जगह से उठी और जश्न के पास आई। उसने जश्न के हाथ पर जैसे ही अपना हाथ रखा, जश्न ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। अति तुरंत बोली, मुझे अकेले में डर लग रहा है जश्न जी। जश्न ने उसकी तरफ देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और अगले ही पल करवट बदल ली तो अति बस उसकी तरफ देखती रह गई। जश्न बिल्कुल वैसा ही कर रहा था जैसे अति ने उसके साथ किया था। अति एक बार फिर से बोली, प्लीज आप बेड पर आ जाइए ना, मतलब मैं आपसे नाराज हूँ, आपसे गुस्सा हूँ, लेकिन प्लीज आप रात रात को बेड पर ही सो जाइए। मैं भी बेड पर ही सो जाऊंगी, अकेली नहीं सो पाऊंगी, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जश्न ने दोबारा उसकी बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसे कोई जवाब ना देते देख अब अति ने गुस्से से मुंह बनाया और बोली, कितने खड़ूस हैं आप जश्न जी, यहाँ पर डर से मेरी हालत खराब हो रही है और आपको नाराजगी की पड़ी है। कुछ घंटे के लिए अपनी नाराजगी साइड नहीं रख सकते क्या? सुबह होते ही दोबारा गोद में उठकर बैठ जाना, मैंने आपको मना किया है क्या? लेकिन अभी तो उसे साइड में रख दीजिए। जश्न ने अब भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अति गुस्से से बोली, आप यहाँ से उठ रहे हैं या नहीं, वरना मैं आपके ऊपर ही लेट जाऊंगी, भला अंधा क्या मांगे दो आंखें। जश्न को इसके अलावा और चाहिए भी क्या था, लेकिन अति ने बोल तो दिया था, पर जश्न के ऊपर लेटने के लिए जो हिम्मत चाहिए थी वो उस बेचारी के पास कहाँ थी। पर उसकी नजरें जश्न के सीने पर थी और वो सोच रही थी कि वो जश्न के सीने पर लेटे तो लेटे कैसे। शेखावत मैंशन। अति जश्न के सीने की तरफ देख रही थी। उसे अकेले सोने में डर लग रहा था लेकिन जश्न तो ना उसकी बात सुन रहा था, ना ही उसकी बात का कोई जवाब दे रहा था, जिसके बाद अति को जश्न पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन गुस्से में भी वो जश्न से दूर जाने का नहीं सोच रही थी, बल्कि जश्न के सीने पर लेटने का सोच रही थी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। जिस सोफे पर जश्न सोया हुआ था उसके बगल में सोना तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं था, जगह ही नहीं थी, तो ऐसे में बस उसके ऊपर सोना ही उसके पास लास्ट ऑप्शन था। वो हल्का सा जश्न के ऊपर झुकी। जश्न ने अपनी आंखें खोली और गुस्से से उसकी तरफ देखा। अति तुरंत बोली, ऐसे डराए मत, आखिरी बार कह रही हूं आपसे, आप मेरे साथ बेड पर चल रहे हैं या नहीं? जश्न गुस्से से बोला, नहीं जाऊंगा, जो करना है कर लो। अति तुरंत बोली, धमकी दे रहे हैं या फिर ऑफर? जश्न गुस्से से बोला, जो तुम्हें समझना है समझ लो, पर मेरे साथ फालतू की बातें मत करो, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकती हो, जो करना है तुम कर सकती हो, आई डोंट केयर। ये बोलते हुए वो दोबारा करवट लेने ही वाला था कि अति सीधा जश्न के ऊपर लेट गई। वो मुंह बनाते हुए बोली, मैं क्यों जाऊं कहीं, बीवी हूं आपकी, मैं तो आपके सीने पर ही लेटूंगी, वो भी सांप बनकर। ये बोलते हुए वो मुंह बनाते हुए जश्न को देख रही थी। जश्न ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अति कुछ पल यूं ही उसकी तरफ देखती रही और फिर उसके सीने पर अपना सिर रखकर लेट गई। उसे जश्न की धड़कनें साफ महसूस हो रही थी, जो जोरों से धड़क रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ट्रेन पर बैठी हो और ट्रेन की भी ब्रेक फेल हो गई हो। उसने जश्न के सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, आपकी हॉट बीट कितनी ज्यादा फास्ट है जश्न जी। जश्न तुरंत बोला, तुम तो मुझसे नाराज थी ना, मैंने तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली को हर्ट जो किया था, उन्हें तकलीफ जो दी थी, तो अब तुम मुझसे क्यों बातें कर रही हो, अपनी बकबक बंद क्यों नहीं करती? अति तुरंत बोली, मैं भूल गई थी कि मैं आपसे नाराज हूं, लेकिन अब मुझे याद आ गया, देखना अब मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, हाँ नहीं तो। ये बोलकर उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। जश्न ने अपनी नजरें झुकाकर उसकी तरफ देखा, जहां पर उसने अपनी आंखें जबरदस्ती बंद की हुई थी। जश्न कुछ पल उसकी तरफ देखता रहा और जब अति की आंखें थोड़ी नॉर्मल होने लगी तो जश्न ने भी अब अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद वो भी गहरी नींद में सो चुका था। सुबह का वक्त तकरीबन 8 बजे। अति की आंखें खुली तो वो हल्का सा कसमसाने लगी, लेकिन कहीं वो गिर ना जाए इस वजह से वो ज्यादा अपनी बाहें भी नहीं खोल रही थी। लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि वो जश्न के सीने पर नहीं बल्कि बिस्तर पर लेटी हुई है। वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठी और रूम में अपनी नजरें इधर उधर दौड़ने लगी। जश्न वहां पर नहीं था। उसे पता भी नहीं चला कब जश्न ने उसे सोफे से बेड पर पटक दिया।
वो तुरंत बिस्तर से उठी और वॉशरूम की तरफ आई। उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला और बोली, जश्न जी आप अंदर हैं, लेकिन अंदर जश्न नहीं था और अब अति ने खुद ही अपना माथा पीट लिया। वो जल्दी से बोली, लगता है मंजूलिका का असर मुझ पर भी हो गया है। वो बेशर्म थी और उसने मुझे भी बेशर्म बना दिया। वॉशरूम का दरवाजा खोलकर पूछ रही हूँ, जश्न जी आप अंदर हैं? अगर वो अंदर होते तो कितना बुरा लगता, वो मुझे बेशर्म बोलते। ये बोलते हुए वो खुद पर गुस्सा कर रही थी। वो क्लोजेट की तरफ आई और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद वो शॉवर लेकर आई और एक बार फिर से उसकी नजरें जश्न को ढूंढने लगी, लेकिन जश्न उसे कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। अति कुछ सोचते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं जश्न जी से नाराज हूं या फिर जश्न जी मुझसे नाराज है। उन्होंने जो गलत किया उसे एक्सेप्ट करने की बजाय वो खुद ही एटीट्यूड की दुकान बनकर घूम रहे हैं। पर अब मैं भी उन्हें नहीं बुलाऊंगी। कल रात को तो मुझे डर लग रहा था, लेकिन अब तो रोशनी है और रोशनी में भूत नहीं आते हैं, उन्हें रोशनी से डर लगता है। अब मुझे डरने की कोई जरूरत ही नहीं। ये बोलकर वो जल्दी से रेडी हुई और नीचे हॉल में आई, पर जैसा उसने कहा था कि वो अब जश्न पर ध्यान नहीं देगी, ना चाहते हुए भी उसकी नजरें जश्न को ढूंढ रही थी, लेकिन जश्न उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। अभी वो डाइनिंग टेबल की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसके हाथ में पकड़ा हुआ उसका फोन बजा। उसने देखा तो उस पर विहान का कॉल आ रहा था। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। सामने से विहान की गुस्से भरी आवाज आई, अब तो खुश होगी ना तुम अति? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी निकलोगी। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरे दादू के साथ क्या हुआ है? उन्हें हार्ट अटैक आया है, उनकी सर्जरी हो रही है और डॉक्टर ने कहा है कि उनके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, लेकिन तुम्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तुम्हारी वजह से मेरे दादू ऑपरेशन थिएटर में है। ना तुम उस जश्न से शादी करती और ना ये सब कुछ होता। अति विहान की बात सुनकर हैरान रह गई। वो चौंकते हुए बोली, क्या दादू दादू को हार्ट अटैक? लेकिन इसके आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही सामने से विहान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। अति एकदम से घबरा गई थी। मनोहर जी को हार्ट अटैक का सुनकर ही जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो जल्दी से बाहर की तरफ भागी। अब उसे जश्न का भी ख्याल नहीं था। वो बाहर आकर ड्राइवर की तरफ देखते हुए, प्लीज आप गाड़ी सिटी हॉस्पिटल की तरफ लेकर चलिए। ये बोलते हुए वो गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर हैरान था और उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं, लेकिन अस्पताल का जिक्र सुनकर वो तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी शेखावत मेंशन से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ जश्न इस वक्त जिम एरिया में था और पुश अप कर रहा था। उसने सामने वॉल क्लॉक की तरफ देखा। उसके हिसाब से तो अति को अब तक वहां पर आ जाना चाहिए था, क्योंकि वो जानता था उसकी बेबी डॉल को जब वो कहीं नहीं मिलेगा तो वो काफी रिस्टलेस फील करेगी और ढूंढते हुए उसके पास आ ही जाएगी। लेकिन उसे वहां आते हुए न देख अब वो खुद बेचैन होने लगा था। एक झटके से वो ऊपर की तरफ उठा और फिर सामने रखा हुआ टॉवल उठाकर अपना पसीना पोंछते हुए बाहर की तरफ आया। रूम में आते आते उसने टॉवल साइड में फेंक दिया था। उसकी नजरें अब रूम में अति को ढूंढ रही थी, लेकिन अति तो कब की शेखावत मेंशन से जा चुकी थी। जश्न ने वॉशरूम में जाकर शॉवर लिया और फिर नीचे हॉल में आया। हॉल में आते ही उसने एक सर्वेंट से अति के बारे में पूछा तो सर्वेंट ने बताया कि अति काफी परेशानी में भागते हुए बाहर की तरफ गई थी। जश्न की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत अपनी पॉकेट से फोन निकाला और अति को फोन करते हुए बाहर आया, लेकिन तब तक अति गाड़ी से बाहर निकल चुकी थी और वो हड़बड़ाहट में अपना फोन गाड़ी में ही भूल गई, जो साइलेंट पर था, और ड्राइवर को भी उस फोन का पता नहीं चल रहा था। अति गाड़ी से बाहर निकलते ही भागते हुए अस्पताल के अंदर आई। अंदर आते ही उसकी नजर सामने अनीता जी पर गई, जो वहीं पर खड़ी थी, और जैसे ही उन्होंने अति को देखा उनका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। विहान भी अब तक वहीं पर था, लेकिन अब थोड़ी देर पहले ही वो दवाइयां लेने के लिए बाहर की तरफ गया था। अति आगे आई और सामने ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखते बोली, दादू दादू को क्या हुआ आंटी? वो ठीक तो है ना? क्या क्या बोला है डॉक्टर ने? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ अनीता जी ने उसके गाल पर जड़ दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? कल इतना सब कुछ करके तुम्हारा मन नहीं भरा जो अब यहाँ पर अपने मनहूस चेहरा लेकर आ गई हो? जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो तब से हमारी जिंदगी नरक बन गई है। पहले तुम अपने माँ बाप को खा गई, अपने भाई को खा गई, और अब तुमने हमारी खुशियां भी हमसे छीन ली। एक नंबर की मनहूस लड़की हो तुम। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम जिंदा क्यों हो, अब तक मर क्यों नहीं गई? तुम्हारी वजह से आज पापा जी का ये हाल है। ये बोलते हुए उन्होंने जोर से अति को धक्का दिया।
अति लड़खड़ाकर पीछे गिरने को हुई, लेकिन वो नीचे गिरती उससे पहले ही जश्न ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया था। अति का दिल धक सा रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो बस नीचे ही गिर जाएगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो हैरानी से जश्न को देख रही थी। जश्न गुस्से से देखते हुए बोला, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेबी डॉल। अभी वो बोल ही रहा था कि अब अति ने जोर से उसे धक्का दिया और बोली, ये सब आपकी वजह से हुआ है जश्न जी, आपने सब खराब कर दिया। ये बोलते हुए उसने जश्न को गिरेबान से पकड़ लिया। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम होशो हवास में तो हो बेबी डॉल, तुम जानती भी हो तुम क्या कर रही हो। ये बोलते हुए उसने अति के हाथों की तरफ देखा जो जश्न के सीने पर थे। जश्न की बात सुनकर अति चिल्लाते हुए बोली, पूरी तरह से होशो हवास में हूं मैं जश्न जी, मुझे सब पता है कि मैं क्या कर रही हूं और क्या नहीं, लेकिन लगता है आपको दिखाई नहीं देता कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। देखा आपने, आपकी वजह से क्या कुछ हो गया, आपकी वजह से दादू की ऐसी हालत। जश्न तुरंत बोला, आई डोंट केयर किसका क्या होता है और क्या नहीं, लेकिन तुम जो कर रही हो ना बेबी डॉल ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वहां मनोहर जी जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे और यहाँ पर जश्न उस पर गुस्सा कर रहा था। जश्न ने अब अति का हाथ पकड़ा और बोला, चलो यहाँ से। अनीता जी गुस्से से कांपते हुए बोली, हाँ हाँ ले जाओ इस मनहूस को, वैसे भी ये यहाँ पर रहेगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। जो अपने माँ बाप को खा गई वो दूसरों के लिए कितनी मनहूस होगी, इस बात का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उनकी बात सुनकर जश्न ने पलटकर गुस्से से उनकी तरफ देखा। अति अपना हाथ जश्न से छुड़ाते हुए बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं पर रहना है। जश्न दांत पीसते हुए बोला, इतनी बकवास सुनने के बाद भी तुम्हें यहाँ पर रहना है। अति तुरंत बोली, मुझे लोगों की फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ दादू की फिक्र है और मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक दादू ठीक नहीं हो जाते। जश्न गुस्से से कांपते हुए बोला, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमसे, तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं। अति ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जश्न से अपना हाथ छुड़ा लिया। जश्न की नजरें उस पर और भी ज्यादा गहरी हो गई। क्या होगा अब इस कहानी में आगे। सिटी हॉस्पिटल। जश्न गुस्से से अति की तरफ देख रहा था, जिसने जश्न से अपना हाथ छुड़ा लिया था। जश्न ने उससे आखिरी बार पूछा था कि वो उसके साथ घर वापस चल रही है या नहीं, और अति ने बदले में कोई जवाब नहीं दिया, बस उससे अपना हाथ छुड़ा लिया, जो जवाब से भी बढ़कर था। जश्न का चेहरा अब गुस्से से एकदम लाल हो चुका था। वो अति की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ रहना है ना तुम्हें, बेशक से रहो, तुम्हें भी थोड़ी अकल आनी चाहिए बेबी डॉल, हर बार मैं ही तो तुम्हें नहीं संभाल लूंगा, तुम्हें खुद भी पता चलना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया और अति बस उसे जाते देखती रह गई। वो जश्न के साथ भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जश्न का उसे यूं छोड़कर जाना भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे ही जश्न वहां से गया, विहान अंदर की तरफ आया। उसके हाथों में बहुत सारी मेडिसिन्स थी जो उसे ऑपरेशन थिएटर में देनी थी। जैसे ही वो आगे की तरफ आया, उसकी नजर अति पर गई। अति तुरंत उसके पास आई और बोली, प्लीज आप ही बता दीजिए ना विहान, दादू कैसे हैं, वो ठीक तो है ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। विहान उसके तरफ देखते हुए बोला, अब तुम्हें याद आ गई उनकी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अति, मैं तुम्हें इन सब चीजों के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हें जश्न के साथ रहना है, इस चीज में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिस तरह से तुमने ये सब किया है ना, मुझे नफरत हो रही है तुमसे। उसकी बात सुनकर अति जल्दी से बोली, आपकी नफरत मंजूर है मुझे विहान, मैं जानती हूं आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन प्लीज मुझे दादू के बारे में बता दीजिए, वो ठीक है ना। विहान गुस्से से बोला, उनसे क्या ही फर्क पड़ता है तुम्हें। अति झट से बोली, ऐसे मत कहिए विहान, मुझे फर्क पड़ता है इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, अनीता जी तुरंत आगे की तरफ आई और बोली, हाँ यहाँ आकर तो तुमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, वही होना तुम जो हमारे घर में नौकरों की तरह रहती थी और अब शेखावत मेंशन में जाने के बाद तुम्हारे अंदाज ही बदल गए हैं। अब तुम्हें लगता है कि तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी बात कर दी, तो यहाँ से चली जाओ न, दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ पर बुलाया किसने है। अति की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, मैं यहाँ पर सिर्फ दादू के लिए हूँ, एक बार उनकी तबीयत सही हो जाए उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। विहान गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, पहले खुद उनकी इस हालात का जिम्मेदार बनकर अब तुम यहाँ पर उनका ख्याल रखने के लिए आए हो। तुम सच में बहुत बदल गई हो अति, बहुत ज्यादा।
उसकी बात सुनते हुए अति ने अपना चेहरा झुका लिया था। वो जानती थी कि वो विहान का गुस्सा इतनी जल्दी शांत नहीं कर सकती। विहान उन लोगों में से था जो जल्दी ही गुस्सा हुआ नहीं करता था, लेकिन जब गुस्सा होता तो उसका गुस्सा इतनी जल्दी शांत भी नहीं होता था। विहान आगे की तरफ चला गया और अनीता जी गुस्से से अति की तरफ देख रही थी। उनके चेहरे पर इस वक्त शातिर एक्सप्रेशंस थे, जो जश्न ने कल अंशिका के साथ किया। उसके बाद वो वैसे भी गुस्से से तिल मिला रही थी और अति से बदला लेना चाहती थी और अब उन्हें वो मौका मिल चुका था। उनके चेहरे पर डेंजरस एक्सप्रेशन थे जो बता रहे थे कि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ शातिर और खतरनाक चल रहा है। वही विहान डॉक्टर से बात करने के लिए वहां से डॉक्टर के केबिन की तरफ चला गया और अति वही साइड में खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए फोन की तरफ देखा और जश्न को कॉल किया, लेकिन जश्न ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ जश्न इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसका हाथ स्टीयरिंग पर था और उसकी नज़र साथ वाली सीट पर रखे हुए फोन पर थी, जो लगातार बजे जा रहा था, लेकिन जश्न कॉल रिसीव कर ही नहीं रहा था। कुछ ही देर बाद वो शेखावत इंडस्ट्रीज पहुंचा। इस वक्त वो हद से ज्यादा गुस्से में था। जैसे ही वो अंदर की तरफ आया, एक लड़की अचानक से उसके सामने आई और उससे टकरा गई। अगले ही पल जश्न ने उसे जोरों से धक्का दिया और बोला, जश्न सिंह शेखावत को बिल्कुल नहीं पसंद कोई ऐरा गेरा उसे हाथ लगाए। ये बोलते हुए उसकी नज़र अपने सीने की तरफ थी, जहां पर उस लड़की का हाथ लगा था। वो लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए जश्न को देख रही थी, क्योंकि जश्न ने जब उसे धक्का दिया तो उसका हाथ पीछे टेबल पर जा लगा, जो कांच का था, और वो कांच उसके हाथ में चुभ गया था, जिससे उसके हाथ से खून बह रहा था। जश्न गुस्से से कांपता हुआ अपने केबिन की तरफ बढ़ गया और उसे यूं देखकर हर कोई समझ चुका था कि इस वक्त जश्न हद से ज्यादा गुस्से में है। जश्न अपने केबिन में आया और आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने इस वक्त अति का चेहरा घूम रहा था और जिस तरह से अति ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया था, उसने उसे पल को याद करते हुए अपना हाथ जोर से सामने टेबल पर मारा, तो एक ही हाथ से वो सारा कांच का टेबल एकदम से टूट गया। वो पूरा कांच नीचे जमीन पर बिखर गया था। इतनी जोर से कांच टूटने की जो आवाज बाहर की तरफ आई, उसे सुनकर अब हर कोई और भी ज्यादा सहम गया था। पीएम जल्दी से अंदर की तरफ आया, लेकिन जैसे ही वो अंदर आया, जश्न ने कांच का एक टूटा हुआ टुकड़ा उठाया और सीधा दरवाजे की तरफ फेंक कर मारा। वो पीएम जल्दी से दरवाजा बंद कर वहां से निकल गया। अगर वो वक्त पर दरवाजा बंद नहीं करता तो वो कांच का टुकड़ा सीधा उसके माथे पर आकर लगता। जश्न अब गुस्से से अपने हाथ की तरफ देख रहा था, जहां से खून तेजी से बह रहा था, क्योंकि वो कांच का टुकड़ा उसके हाथ पर भी लगा था। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, मेरी बेबी डॉल मुझसे ज्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस दे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुमने सबके सामने मुझे ठुकरा कर उन लोगों के साथ रहना पसंद किया ना बेबी डॉल, तो ओके फाइन, अब तुम रहो उनके साथ। मैं तब तक तुम्हारे पास नहीं आऊंगा जब तक तुम खुद मुझे अपने पास नहीं बुलाओगी। प्यार करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगी। जश्न सिंह शेखावत प्यार में पागल जरूर है, लेकिन बेवकूफ बिल्कुल नहीं। ये बोलते हुए वो अपने जबड़े कस रहा था। वहीं दूसरी तरफ दोपहर से शाम हो चुकी थी और अब अंधेरा होने लगा था। विहान आती की तरफ देख रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब तुम घर जा सकती हो, वैसे भी रात हो गई है। अभी तक दादू को होश नहीं आया और डॉक्टर ने कहा है कि अभी तकरीबन 12 घंटे और लगेंगे। अति तुरंत बोली, मैं तब तक यहां से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक दादू को होश नहीं आ जाता। अनीता जी उसके पास आई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, मैं जानती हूं, मैं तुमसे बहुत गुस्सा और बहुत नाराज हो जाती हूं, लेकिन तुम भी मुझे समझने की कोशिश करो। जश्न ने कल अंशिका के साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता उसे किस बात की गलतफहमी है। उसे लगता है कि हम लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, मुझे इस बात का बुरा लगा कि तुमने जश्न और अंशिका के बीच जाकर उन दोनों को दूर कर दिया, लेकिन अब जब तुम दोनों की शादी हो ही गई है तो इसमें अब कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो हम लोग क्यों तुम्हारा कुछ बिगाड़ना चाहेंगे? अति हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। अचानक से उनकी ये मीठी मीठी बातें उसके समझ से बाहर थी। अनीता जी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें हमेशा गलत समझती हूँ, लेकिन अब जिस तरह से तुम पापा जी की फिक्र कर रही हो, साफ पता चलता है कि तुम्हारा दिल बुरा नहीं है, बस तुमसे भी गलतियां हो जाती है। पर मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारी उन गलतियों को माफ कर रही हूँ। अब तुम आराम से घर पर जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाना। शायद कल तक पापा जी को होश आ जाएगा। अति रोते हुए बोली, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी आंटी जी,
मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। अगर पता होता तो मैं जश्न जी को रोक लेती। अनीता जी तुरंत बोली, कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। विहान भी अति की तरफ देख रहा था। उसका रोना देखकर वो भी पिघल चुका था। विहान अति की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हें शेखावत मेंशन ड्रॉप कर देता हूँ। अनीता जी जल्दी से बोली, लेकिन अगर यहाँ पर किसी को तुम्हारी जरूरत हुई तो? डॉक्टर किसी भी वक्त तुम्हें अपने पास बुला सकते हैं विहान, और किसी भी वक्त पापा जी को भी तुम्हारी जरूरत हो सकती है, तो मुझे नहीं लगता ऐसे में तुम्हारा अति को ड्रॉप करने जाना सही होगा। मैं एक काम करती हूँ, ड्राइवर को बुला देती हूँ और वो अति को शेखावत मेंशन ड्रॉप कर देगा। अति ने उनकी बात सुनकर अपना चेहरा हाँ में हिलाया। उसे भी जश्न के पास जाना था। वो जानती थी उसने जश्न को निराश कर दिया। उसको खुद को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पास फिलहाल उस वक्त कोई ऑप्शन था ही नहीं। वो अस्पताल से नहीं जाना चाहती थी। कुछ ही देर में अनीता जी ने ड्राइवर को बुला दिया और फिर अति को बाहर गाड़ी तक छोड़ने आए। वो अति की तरफ देखते हुए बोली, तुम सुबह से भूखी प्यासी अस्पताल में हो। एक काम करती हूँ तो मैं पानी की बोतल लाकर देती हूँ, कम से कम पानी तो पी लेना, मैं अभी आए। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। अति उन्हें रोकना चाहती थी। वो शेखावत मेंशन जा तो रही थी, वहां पर जाकर वो खा पी लेती, लेकिन अनीता जी अब वहां से जा चुकी थी। तकरीबन 2-4 मिनट में ही वो अपने हाथों में पानी की बोतल लेकर अति के पास आई और बोली, जल्दी से अब 2 घुट पानी पी लो, कहीं ऐसा ना हो सुबह से कुछ ना खाने की वजह से तुम बेहोश हो जो। अति तुरंत बोली, मेरा मन। अनीता जी उसे घूरते हुए देखकर बोली, पानी पी रही हो या फिर से नाराज हो जाऊं? अति ने फीका सा मुस्कुराकर बोतल का ढक्कन खोला और फिर उसमें से 2 घुट पानी पी लिया। अनीता जी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो अति की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, मेरी बेटी को पूरी मुंबई के सामने जलील किया ना तुमने, उसकी इज्जत का तमाशा बनाया, तो अब तुम्हारी इज्जत को भी 2 कौड़ी के भाव नहीं बेच दिया तो मैं भी अनीता ठाकुर नहीं। अति की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, अगर दादू को होश आ जाए तो प्लीज आप लोग मुझे फोन कर देना। अनीता जी मुस्कुराई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, जरूर, तुम अपना ख्याल रखना, अब तुम जाओ। अति ने अपना सिर हाँ में हिलाया और गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वो गाड़ी की बैक सीट पर बैठी और उसने अपना सिर पीछे सीट पर टिका लिया। ड्राइवर ने तुरंत अनीता जी की तरफ देखा तो अनीता जी ने उसे कुछ इशारा किया और वो ड्राइवर शातिर मुस्कुराहट के साथ ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी हॉस्पिटल के सामने से निकाल गई। अनीता जी जाती हुई गाड़ी की तरफ देखकर बोली, अब आएगा मजा। जश्न सिंह शेखावत, अब पता चलेगा तुम्हें कि जब इज्जत का तमाशा बनता है तो कैसा महसूस होता है। ये बोलते हुए उन्होंने गुस्से से अपनी मुठियां कस रखी थी। क्या अति को दोबारा बचा पाएगा जश्न? शेखावत इंडस्ट्रीज। जश्न शाम के वक्त बहुत कम ऑफिस में रुका करता था, लेकिन आज अति से लड़ाई होने के बाद जैसे वो बाकी सब चीजें तो भूल ही गया था। उसने अपना पूरा फोकस काम पर किया हुआ था और फोन और बाकी सब चीजों पर तो उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। एक बार भी उसने ना ही अति की लोकेशन चेक की थी और ना ही अपने किसी आदमी से फोन करके अति के बारे में पूछा था, वो कहाँ है या फिर कहाँ नहीं। इस बात की उसे बिल्कुल भी खबर नहीं थी। उसने अपने आदमियों को अति के आसपास से भी हटा दिया था। वहीं दूसरी तरफ अति गाड़ी में अपना सिर टिकाकर बैठी थी और उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। अभी गाड़ी में बैठने से पहले अनीता जी ने उसे पीने के लिए पानी दिया था, जिससे पीने के बाद उसका सिर चकराने लगा था और आंखें बंद करते ही वो गहरी बेहोशी में चली गई थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे ड्राइवर ने जब पीछे पलटकर अति की तरफ देखा तो वो मुस्कुराया और बोला, वैसे तो मुझे मालकिन ने इसका रेप करने के लिए कहा है, लेकिन क्यों ना मैं इससे 2 पैसे कमा लूं। मुझे जो करना है वो तो मैं किसी के भी साथ कर सकता हूं, लेकिन ये कितनी खूबसूरत है। अगर मैं इसे वहां पर भेजूंगा तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। मुझे तो ठाकुर मैंशन में नौकरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो बैठा बैठा लखपति बन जाऊंगा। ये बोलते हुए उस ड्राइवर के चेहरे पर बड़े ही बेशर्मी भरे एक्सप्रेशन थे। उसने तुरंत अपनी गाड़ी अब लाल मंडी की तरफ बढ़ा दी, जो कि रेड लाइट एरिया था, जहां पर लड़कियों को न सिर्फ खरीदा और बेचा जाता था, बल्कि उन्हें लोगों की भूख मिटाने के लिए मजबूर भी किया जाता था। कुछ किस्मत की मारी वहां पर पहुंचती थी, तो कुछ जबरदस्ती वहां पर पहुंचा दी जाती थी। कुछ अपनों से धोखा खा बैठी थी, तो कुछ अपने ही प्यार के हाथों बर्बाद होकर वहां पर आती थी। रात का वक्त था और वो पूरा एरिया जगमगाती हुई लाइटों से चमक रहा था। जैसे ही अति की गाड़ी वहां पर पहुंची, ड्राइवर तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और उसने अपने आसपास देखा, जहां एक से बढ़कर एक लड़की खड़ी थी।
सब ने बड़े भड़कीले कपड़े पहने हुए थे और सब अपने सामने आते हुए ग्राहकों को रिझाने की कोशिश कर रही थी। वहां खड़ी हर लड़की यही चाहती थी कि जल्दी से उसका ग्राहक आए और उसे कमरे में ले जाए और ग्राहक पूरा मालदार होना चाहिए। इस बात की भी वो अच्छे से निगरानी कर रही थी। तभी उस ड्राइवर केशव ने जल्दी से अति को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर अंदर की तरफ आया, जहां पर अंदर सामने एक बड़े से सोफे पर एक औरत बैठी थी, जिसकी उम्र तकरीबन 55 से 60 साल थी। उस औरत का नाम लीलाबाई था, जो वहां की मल्लिका कहलाती थी। लीलाबाई ने जैसे ही केशव को अपने सामने देखा, वो हैरानी से बोली, तुम यहाँ केशव, आज कैसे इन बदनाम गलियों में पहुंच गए और ये गोद में किसे उठा रखा है? ये बोलते हुए उनकी नजर अति पर थी। केशव तुरंत आगे की तरफ आया और बोला, आपके लिए असली सोना लेकर आया हूं, ऐसा सोना जो आपको हीरो से भर देगा। ये बोलते हुए उसने अति को सामने रखे हुए पलंग पर लिटा दिया। लीलाबाई अपनी जगह से उठी और अति की तरफ आए। उन्होंने अति को एक नजर देखा और बोला, ये सोने की मुर्गी तो पहले से ही सोने के गहनों से भरी हुई है। कौन है ये? काफी मालदार पार्टी लग रही है। कहाँ से उठाया तूने? किडनैप करके लाया या फिर ये खुद कहीं से भाग कर आई है? केशव जल्दी से बोला, क्या लीलाबाई आप भी कैसे सवाल कर रही है? आपको तो सिर्फ आम खाने से मतलब होना चाहिए, गुठलियों के दाम क्यों पूछ रही है? लीलाबाई हंसी और बोली, चलदम नहीं पूछती, ये बता तुझे इसके बदले में क्या चाहिए? केशव जल्दी से बोला, 10 लाख रुपए, इतने तो जायज है ना? वैसे भी इतनी खूबसूरत है, पूरा कोठा चमक उठेगा अगर इसे महफिल में बिठाएंगी तो। लीलाबाई हंसी और बोली, वो तो समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन इसके गहने नहीं दूंगी। केशव तुरंत बोला, वो मुझे चाहिए भी नहीं, आपको तो पता है मैं फालतू के लफड़े में नहीं पड़ता। इन गहनों का मैं करूंगा भी क्या? अगर कहीं बेचने जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, इसलिए इसे आप ही रखिए। मुझे बस 10 लाख रुपए दे दीजिए और ये सोने की मुर्गी आपकी। लीलाबाई तुरंत अपने साथ खड़े आदमी मजनू की तरफ देखते हुए बोली, जा जाकर अंदर से पैसे लेकर आ। मजनू तुरंत वहां से अंदर की तरफ चला गया। लीलाबाई अब अति की तरफ आई और उन्होंने उसके चेहरे को हल्का सा थपथपाया। केशव तुरंत बोला, अभी फिलहाल बेहोश है, 2-3 घंटे में होश आ जाएगा। आज की रात तो नहीं, लेकिन कल की रात इस महफिल में बिठा सकती हैं आप। लीलाबाई हल्का सा मुस्कुराई और बोली, वो तो अब इसके होश में आने के बाद पता चलेगा। तेवर दिखाएगी तो 1-2 दिन लगेंगे, लेकिन अगर समझदार हुई तो समझ जाएगी कि अब इस कोठे में पहुंचने के बाद इसकी किस्मत यही है। अब तो इसे लीलाबाई के कोठी पर राज करना है, और तू तो जानता ही है जो लड़कियां मुझे अकड़ दिखाती है, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। उन्हें फिर मैं महफिल में बिठाती नहीं, बल्कि नंगा नाच करवाती हूँ उनका। तभी मजनू वहां पर पैसों का एक बैग लेकर आया। उसने वो बैग लीलाबाई को दिया, तो लीलाबाई ने आगे वो बैग केशव को पकड़ाया और बोली, ऐसे माल लाता रहकर तुझे मालामाल कर दूंगी। केशव उसे सलाम करते हुए बोला, जी हजूर। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया और अब लीलाबाई की नजरें अति पर पड़ती है। उन्होंने वहीं खड़े मन्नू और वल्लभ की तरह इशारा किया तो उन दोनों ने आकर उसे गोद में उठाया और सामने बने हुए कमरों की तरफ ले गए, जो एक बरामदे से होकर जाते था। लीलाबाई जाकर सोफे पर बैठी और अपने हाथों पर नेल पेंट लगवाने लगी। वल्लभ और मन्नू दोनों ने अति को एक रूम में लाकर बिस्तर पर लेटा दिया था और दरवाजा बंद कर वहां से चले गए थे। लीलाबाई अभी भी अपने सोफे पर बैठी थी कि तभी वल्लभ एक लड़की को लेकर वहां पर आया और वो काफी गुस्से में लग रहा था। उसने उस लड़की को बालों से कसकर जकड़ा हुआ था। उस लड़की का नाम रागिनी था। लीलाबाई ने रागिनी की तरफ देखा और बोली, अब इसने क्या ड्रामा किया? वल्लभ जल्दी से बोला, भागने की कोशिश कर रही थी ये लीलाबाई। अगर मैं सही वक्त पर वहां पर नहीं पहुंचता तो अब तक ये वहां से भाग चुकी होती। अब आप ही बताओ इसे क्या सजा देनी चाहिए? लीलाबाई वल्लभ की बात सुनकर मुस्कुराई और अपनी जगह से उठकर रागिनी की तरफ आए। रागिनी गुस्से से कांपते हुए बोली, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। कितनी घटिया जगह है ये। मैं यहाँ पर एक पल नहीं रह सकती। मुझे घिन आती है आप जैसे लोगों से जो इतने घटिया काम करते हैं। लेकिन मैं ऐसे काम नहीं करूंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि लीलाबाई ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और बोली, मुझे घटिया कहती है तू? मेरे इस महल को घटिया कहती हो? तुझे तो अब घटियापन मैं दिखाती हूँ। ये बोलते हुए लीलाबाई का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो वापस सोफे पर जाकर बैठी और वल्लभ की तरफ देखते हुए बोली, लगता है इसके पैरों में काफी हिम्मत है।
जो इसने भागने की कोशिश की है, अब इसके पैरों को ऐसी सजा दो कि ये दोबारा कहीं भागकर ना जा पाए। वल्लभ तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाकर वहां से दूसरी तरफ चला गया। अगले ही पल वो वहां से एक तेज धार हथियार लेकर आया जो एक चाकू से भी बड़ा था और बहुत ही ज्यादा तेज धार का था। मजनू और मन्नू दोनों ने अब रागिनी को उसके हाथों से पकड़ा हुआ था। रागिनी ने जब वल्लभ की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई। उस तेज धार हथियार को देखकर उसे डर लगने लगा था। उसका गला सूखने लगा था। वो तुरंत बोली, खबरदार, अगर मेरे पास भी आए तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। मैं पुलिस में जाऊंगी, तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट करवाऊंगी। देखना पुलिस कैसे तुम्हें सजा देगी। लीलाबाई उसके बातें सुनकर व्यंग्य से मुस्कुराने लगी थी। वल्लभ उसके पास आया और उसने मजनू और मन्नू को इशारा किया तो वो लोग उसे लेकर पीछे पलंग पर बैठ गए। उन्होंने रागिनी को वहां पर लिटा दिया था। वहां आसपास कई लड़कियां खड़ी थी और कई लड़के भी, जो वहां दलालों का काम करते थे, और लड़कियां वहां पर वैश्य थी। रागिनी खुद को छुड़ाने के लिए हाथापाई कर रही थी। वो अपने हाथों पैरों को खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मन्नू और मजनू दोनों ने उसके हाथों को कसकर पकड़ हुआ था और अब वल्लभ ने उसके पैरों पर अपनी पकड़ बनाई हुई थी। रागिनी चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मैं सच बोल रही हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे जरा सी भी चोट पहुंचाई तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लाया गया है। मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। बहुत जल्दी यहाँ से भाग जाऊंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि वल्लभ ने उसके दोनों पैरों पर एक साथ वो तेज धार हथियार चलाया और अगले ही पल रागिनी की चीख उसे पूरे बरामदे में गूंज गई। लीलाबाई सोफे पर बैठी अभी भी व्यंग्य से मुस्कुरा रही थी। खून के छींटे सीधा वल्लभ के चेहरे पर आए। उसने उन छींटों को एक हाथ से साफ कर लिया। उसका पूरा चेहरा अब किसी दरिंदे से कम नहीं लग रहा था। वही रागिनी के पैर उसके बदन से अलग हो चुके थे। वो पूरी तरह दर्द से तड़प रही थी। उसका पूरा बदन इस वक्त इतना ज्यादा कांप और इतना ज्यादा तड़प रहा था कि समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा भी बचेगी या नहीं। खून तेजी से बह रहा था और वो पूरा पलंग खून से भरने लगा था। अब मन्नू और मजनू दोनों ने उसके हाथों को छोड़ दिया था, क्योंकि वो भागने के लायक तो वैसे भी नहीं रही थी। लीलाबाई वल्लभ की तरफ देखते हुए बोली, जाओ इस कमरे में ले जाओ, मरहम पट्टी कर देना इसकी। कल सुबह के लिए एक ग्राहक ने इसे बुक किया हुआ है। उसकी बात सुनकर वल्लभ ने अपना चेहरा झुकाया और रागिनी को उठाकर वहां से ले गए। रागिनी दर्द से चिल्लाई जा रही थी, तड़पे जा रही थी। अब तो लगभग से उसका चिल्लाना भी बंद हो गया था और खून इतना ज्यादा बह चुका था कि उसकी सांस रुकने की कगार पर आ चुकी थी। लीलाबाई एक गहरी सांस लेकर बोली, जो लीलाबाई के कोठे पर एक बार आ जाए वो यहां से वापस नहीं जा सकता, और अगर कोई वापस जाने की कोशिश भी करे तो उसका यही हाल होता है मुझसे। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान नजर आ रही थी। वहीं जश्न, जो अभी भी अपने ऑफिस में बैठा था, उसने अपना सिर पीछे सीट से लगाया और अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अति का चेहरा घूम गया और उसका उससे हाथ छुड़ाना, वो पल एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने चलने लगा। जश्न का चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। लाल मंडी अति इस वक्त एक कमरे में बिस्तर पर आराम से बेहोश लेटी हुई थी, या फिर यूं कह सकते हैं कि आराम से सोई हुई थी। लेकिन अचानक ही उसे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। हालांकि वो आवाजें उसे ज्यादा जोर से नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन धीरे ही सही वो आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो चीखना चिल्लाना अब और भी ज्यादा ऊंचा होता चला गया। अति को पहले कुछ पल तो समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं। वो बिस्तर पर उठकर बैठी और उसने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया, क्योंकि जो ड्रग्स उसे दिए गए थे वो बहुत ज्यादा हाई डोज में थे और उनका असर भी उस पर बहुत ज्यादा तेज हुआ था। उसका सिर जोरों से फट रहा था। तभी उसने सामने की तरफ हैरानी से देखा, एक अलग सा रूम जहां पर बस एक बेड था और सामने की तरफ एक अलमारी, सामने दरवाजा नजर आ रहा था जो कुछ ज्यादा मजबूत नहीं था। अति ने उस अजीब सी जगह को देखा और खुद से ही बोली, मैं यहाँ कैसे? ये कौन सी जगह है? ये शेखावत मेंशन तो नहीं है? मैं तो शेखावत मेंशन के लिए निकली थी ना, हॉस्पिटल से ड्राइवर के साथ। ये बोलते हुए उसने दर्द से आह भारी, आह। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सिर पर हथौड़े से वार कर रहा है। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन एक पल के लिए उसका सिर चकरा गया तो वो कुछ पल यूं ही अपनी जगह पर बैठी रही। गहरी गहरी सांस लेते हुए उसने एक बार फिर से अपने आसपास देखा और इस बार वो आवाज उसे और भी ज्यादा क्लियर सुनाई देने लगी। वो खुद से ही बोली, इस तरह से कौन चिल्ला रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई दर्द से तड़प रहा है।
ये बोलते हुए वो अब किसी तरह हिम्मत कर बिस्तर से उठी। उसने सामने ही पानी का गिलास देखा और उस पानी को पीने लगी, लेकिन फिर अचानक ही रुक गई। उसने दरवाजे के पास आकर दरवाजा खोला तो दरवाजा आराम से खुल गया। वो तुरंत अब उस तरफ दौड़ गई जहां पर से उसे वो आवाज आ रही थी। वो जगह ज्यादा दूर नहीं थी, बस 3-4 कमरा छोड़कर ही थी। वो जैसे ही उस कमरे में आई जहां पर रागिनी चारपाई पर पड़ी थी, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके पैर उसके बदन से अलग हो चुके थे, लेकिन फिलहाल उसके पैर उसके पास नहीं थे। वो बिना पैरों के चारपाई पर पड़ी थी और उसके पैरों से खून बह रहा था। वो दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। उसे इस तरह से देखकर जैसे अति के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत आगे की तरफ आई और रागिनी का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए बोली, तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत किसने की? तुम्हारे पैर पैर कहाँ है तुम्हारे? तुम इस हालत में कैसे? रागिनी दर्द से तड़पते हुए बोली, उन लोगों ने मुझे अपाहिज कर दिया। वो लोग जबरदस्ती मुझे यहाँ पर रखना चाहते थे। मैं यहाँ से भागना चाहती थी और उन लोगों ने मेरे पैरों को अलग करके मुझे हमेशा के लिए यहाँ का बंदी बना दिया। अति हैरानी से बोली, कौन कौन लोग? ये कौन सी जगह है? किसने तुम्हारे साथ ये घिनौना काम? रागिनी तड़पते हुए बोली, लीलाबाई। लीलाबाई नाम सुनकर ही अति को बहुत अजीब लगा। रागिनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम यहाँ पर अभी अभी आए हो ना? तुम किसी को नहीं जानती, तुम यहाँ से भाग जाओ। ये जगह बहुत गंदी है, ये लोग तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ। अति ने जल्दी से पूछा, लेकिन ये जगह है क्या? रागिनी रोते और बिलखते हुए बोली, ये कोठा है, लीलाबाई का कोठा। यहाँ पर बहुत गंदे लोग आते हैं और वो हम लड़कियों की इज्जत के साथ। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई थी और भी ज्यादा रोने लगी थी। अति के होश उड़ चुके थे। वो कभी ऐसी जगह पर पहुंच जाएगी उसने सोचा भी नहीं था। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसी जगह पर नहीं पहुंच सकती। मेरे मेरे जश्न जी, वो मुझे ऐसी जगह पर नहीं पहुंचने दे सकते। वो तो मुझे हमेशा हर प्रॉब्लम से बचा लेते हैं, तो वो मुझे ऐसी जगह पर कैसे आने दे सकते हैं? मुझे यहाँ से जाना होगा। ये बोलकर वो तुरंत बाहर की तरफ भागने लगी। लेकिन वो दरवाजे से बाहर निकलती उससे पहले ही एक आदमी अंदर की तरफ आया। वो आदमी कोई और नहीं वल्लभ था, जिसके साथ एक डॉक्टर था, और वो डॉक्टर भी कुछ खास डॉक्टर जैसा लग नहीं रहा था। डॉक्टर कम और वो इंसान कसाई ज्यादा लग रहा था। वल्लभ ने एक नजर अति की तरफ देखा और बोला, तू यहाँ क्या कर रही है? उसे देखते हुए अति का गला सूखने लगा। वो तुरंत बोली, मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया? वल्लभ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जो लेकर आया था वो यहाँ से चला गया। अब तो ये सोच तुझे करना क्या है? धंधे पर आज से बैठना है या फिर कल से? उसकी बात सुनकर अति हैरान रह गई। वो तुरंत वल्लभ के पास आए और उसे गिरेबान से पकड़कर खींचते हुए बोली, खबरदार अगर ऐसा कुछ कहा तो। वल्लभ ने उसके नाजुक से हाथों को अपने गिरेबान पर देखा और अगले ही पल उन्हें झटकते हुए बोला, अगर दोबारा कभी मुझे इस तरह से हाथ लगाया ना तो एक दूंगा कान के नीचे और सारी अकल आ जाएगी। अति उसका गुस्सा देखकर एकदम से सिहर गई। अब वल्लभ अपने साथ आए डॉक्टर की तरफ देखकर बोला, जल्दी से इसके पैरों की मरहम पट्टी कर, ग्राहकों को इंतजार करवाना लीलाबाई को अच्छा नहीं लगता और इसकी बुकिंग है, जल्दी कर। डॉक्टर ने वल्लभ की बात सुनी और तुरंत रागिनी के पास आ गया जो दर्द से तड़प रही थी। उसने पहले रागिनी को इंजेक्शन लगाए। रागिनी दर्द में भी सरकते हुए पीछे की तरफ हटने की कोशिश कर रही थी ताकि वो लोग उसे इंजेक्शंस ना लगाए। उसे दर्द से तड़पना मंजूर था लेकिन बेहोश होना नहीं, पर जब उसके पैर ही उसके साथ नहीं थे तो वो भला कहां तक भागती? उसकी हालत देखकर अति की आंखों से आंसू बरस रहे थे। वो अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए तुरंत बाहर की तरफ जाते हुए बोली, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी, मुझे यहाँ से जाना है। ये बोलकर वो भाग रही थी और वल्लभ उसे भागते हुए देख हंसा और बोला, लगता है आज एक लड़की के और पैर काटे जाएंगे। अब इसे भी देखना पड़ेगा। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, अच्छे से इसकी मरहम पट्टी कर देना, मैं किसी और का इलाज करके आता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अब अति के पीछे पीछे आया। लीलाबाई इस वक्त झूले पर थी और पान चबा रही थी। तभी अति भागते हुए वहां पर पहुंची और सीधा बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो बाहर दरवाजे पर पहुंची, दो पहरेदार जो वहां पर खड़े थे उन्होंने तुरंत अपने हाथों में पकड़े हुए मोटे डंडे उसके सामने कर दिए। अति के कदम खुद ब खुद पीछे हो गए। तभी लीलाबाई की आवाज उसके कानों में गूंजी, ए लड़की, अपने बाप का बगीचा समझा है क्या लीलाबाई के कोठे को जो इधर उधर दौड़ रही है?
लीलाबाई के कोठे पर आई और उनसे मुलाकात के बिना ही बाहर जाने का सोच रही है। लीलाबाई की आवाज सुनकर अति ने पलटकर लीलाबाई की तरफ देखा। वो लीलाबाई की तरफ देखते हुए बोली, मुझे मुझे आपसे कोई मुलाकात नहीं करनी, मैं शायद गलती से यहाँ पर आ गई। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रही है। मैं अति जश्न सिंह शेखावत हूँ। जश्न सिंह शेखावत को तो आप जानती होंगी ना? लीलाबाई हंसी और बोली, नाम तो सुना सुना लग रहा है। कहीं तो उस जश्न सिंह शेखावत की तो बात नहीं कर रही जिसे मुंबई का बादशाह कहा जाता है? जश्न सिंह शेखावत, शेखावत इंडस्ट्रीज वाला जिसके होटल भी है? अति ने अपना सर हाँ में हिलाया। लीलाबाई हंसी और बोली, तभी मैं कहूं तू इतनी मालदार पार्टी कैसे लग रही है? सोने और हीरो से लदे हुए तेरे ये गहने बता रहे थे कि सस्ती चीज नहीं है तू। पर एक बात तो मेरी कान खोल कर सुन ले, यहाँ पर जो भी लड़कियां आती हैं उनके पति बाप भाई के नाम इस कोठे की दहलीज से बाहर ही उनके नाम के साथ से मिटा दिए जाते हैं। यहाँ पर तो अति जश्न सिंह शेखावत नहीं है। यहाँ पर तो तेरा खुद का नाम कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पर मैं तुझे चांदनी के नाम से पुकारूंगी। तेरे साथ रात बिताने वाला हर ग्राहक तुझे चांदनी कहकर पुकारेगा। अति चिल्लाते हुए बोली, मुझे नहीं बनना किसी की चांदनी। मैं अति जश्न सिंह शेखावत हूँ, अपने जश्न जी की बेबी डॉल। अब मैं यहाँ पर एक पल नहीं रुकूंगी। ये बोलकर वो गहरी गहरी सांस लेते हुए दोबारा दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी किसी ने उसे उसके बालों से कसकर पकड़ा और पीछे की तरफ खींचा। अति की दर्द से चीख निकल गई। अगले ही पल लीलाबाई ने उसके बालों से अपना हाथ हटाया और उसे जोर से नीचे जमीन पर धक्का दिया तो अति सीधा जमीन पर जाकर गिरी। लीलाबाई उसकी तरफ देखते हुए बोली, तेरी इतनी औकात कि तूने लीलाबाई के सामने अपनी जुबान चलाई। लगता है सबसे पहले तेरी जुबान काटनी पड़ेगी। लीलाबाई की बात सुनकर अति के होश उड़ गए। उसे रागिनी याद आने लगी जिसके पैर काटे गए थे और अब लीलाबाई उसकी जुबान काटने की बात कर रही थी। अति गुस्से और डर के मिले जुले भाव से बोली, खबरदार अगर तुम लोगों में से किसी ने भी मुझे हाथ लगाया तो। लीलाबाई उसकी तरफ देखते हुए बोली, वैश्य होकर खुद को हाथ लगाने देने से मना कर रही है। तू तो लगता है मेरा नुकसान करवाएगी, पर लीलाबाई को अपना नुकसान मुनाफे में बदलना आता है। तुझ जैसी लड़कियों को रास्ते पर लाना बहुत अच्छी तरह से आता है। अभी नखरे दिखा रही है, लेकिन कल को सबसे ज्यादा ग्राहकों को खुश तू ही करेगी, बस तुझे थोड़ी सी खुराक देनी पड़ेगी। अति तुरंत बोली, मैं किसी को खुश नहीं करूंगी। मैंने कहा ना, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, मुझे यहाँ से जाना है। तुम लोग जबरदस्ती मुझे यहाँ पर नहीं रख सकते। देखा मैंने तुम लोगों ने जो रागिनी के साथ किया, कितने घटिया लोग हो तुम। छी, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? लीलाबाई हंसी और बोली, धंधे में कैसी शर्म? कोई बात नहीं, जब एक बार तू धंधे पर उतर जाएगी ना, उसके बाद तो भी ऐसी फालतू की बातें नहीं करेगी। देख, मौका दे रही हूँ तुझे खुद को सही सलामत रखने का, तो उस मौके को लपक ले। अगर मेरे सामने ज्यादा जुबान और ज्यादा हाथ पैर चलाएगी तो एक पल नहीं लगेगा मुझे इन्हें काटने में। फिलहाल तुझे छोड़ रही हूँ, क्योंकि ग्राहकों को भी अच्छी खासी लड़कियां पसंद आती हैं, लूली लंगड़ी नहीं। इसलिए बेहतर यही होगा, ना तू मुझे ऐसा वैसा कुछ करने पर मजबूर कर और ना ही मैं तेरे साथ कुछ गलत करूं, वरना लीलाबाई कितनी बेरहम है ये तू जानती नहीं। उसकी बात सुनकर अति की सांसें अटकने लगी थी, लेकिन वो उन लोगों से हार नहीं मान सकती थी, इसलिए वो तुरंत बोली, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन तुम लोगों के सामने झुकना नहीं। मैं यहाँ से भागकर रहूंगी और मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। ये बोलकर वो तुरंत अपनी जगह से उठी और सामने दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसने हिम्मत की और तुरंत दरवाजे की तरफ भागी। पहरेदारों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने एक पहरेदार से उसके हाथों में पकड़ा हुआ बड़ा सा डंडा छीना और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं ये उसे मार दूंगी। लीलाबाई जो अब तक चुपचाप उसे देख रही थी, उसकी इस हरकत पर अब उनका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस हो गया और उन्होंने सामने वल्लभ की तरफ देखा जो तिरछी मुस्कुराहट लिए वहां पर खड़ा था। और अगले ही पल अब वल्लभ ने वो चाकू एक बार फिर से उठा लिया जिससे उसने रागिनी के पैरों को काटा था। वो अति की तरफ उस चाकू को लेकर बढ़ चुका था। लाल मंडी अति अपने हाथों में डंडा लेकर खड़ी थी जो अभी अभी उसने पहरेदार से छीना था। वो गुस्से से लीलाबाई की तरफ देखते हुए बोली, खबरदार अगर मेरे पास भी आए तो। लेकिन तभी उसकी नजर वल्लभ पर गई जो उसके पास ही आ रहा था और उसके हाथों में तेजधार चाकू था। उस चाकू को देखकर अति का चेहरा डर से कांपने लगा। उसकी आंखों के सामने रागिनी का चेहरा आने लगा था। उसके पैर जिस तरह बेरहमी से उसके बदन से अलग किया, वो सोचकर ही उसका पूरा बदन कांप उठा था। वल्लभ उसके बिल्कुल करीब आया और उसके हाथों से डंडा पकड़कर नीचे की तरफ फेंकते हुए बोला, अब बता क्या करेगी?
ज्यादा जुबान चलती है ना तेरी, अब मैं तेरी जुबान को ठिकाने लगाता हूं। ये बोलकर उसने वो चाकू अति की ठोड़ी के नीचे रखा और उसके चेहरे को हल्का सा ऊपर की तरफ उठा दिया। वो चाकू जैसे ही अति की स्किन पर लगा उसकी स्किन से खून बहने लगा। अति को दर्द होने लगा, लेकिन वो अपना चेहरा हिला भी नहीं सकती थी क्योंकि वल्लभ ने वो चाकू बिल्कुल उसके पास लगाया हुआ था। वल्लभ उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब अगर तेरी जुबान खुली तो सोच तेरे साथ क्या होगा। यहाँ पर बार बार लोगों को मौका नहीं दिया जाता और जो लोग मौका देने पर भी ना माने उन्हें तो फिर ऐसी सजा दी जाती है कि उनकी रूह भी कांप जाए। अभी वो बोल ही रहा था कि वो खुद एकदम जोरों से कांप उठा और उसके दर्द भरी चीख उसे पूरे बरामदे में गूंज गई। लीलाबाई एकदम हैरान रह गई, उन्होंने अपने कानों पर अपने हाथ रख लिए थे। वही अति भी डर से पीछे की तरफ हट गई। वल्लभ जोरों से चिल्लाए जा रहा था क्योंकि उसके हाथ पर गोली लगी थी और उसका हाथ बुरी तरह से फट रहा था। गोली उसके हाथ से आर पार हो चुकी थी और उसका पूरा हाथ फट चुका था। सामने ही जश्न खड़ा था जिसके हाथों में गन थी। अति ने जैसे ही जश्न को देखा वो तुरंत भागते हुए उसके पास गई और अगले ही पल उसके सीने से लग गई। जश्न ने अति की तरफ देखा लेकिन कुछ खास रिएक्ट नहीं किया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से दूर कर दिया। अति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझसे हाथ छुड़ाया था ना तुमने अपना, अब दोबारा हाथ मत लगाना। उसकी बात सुनकर अति का दिल धक सा रह गया। वो इस वक्त हद से ज्यादा बेबस महसूस कर रही थी। उसे जश्न की जरूरत थी लेकिन जश्न ने उसे सीने से भी नहीं लगाया। जश्न आगे की तरफ आया। वही लीलाबाई गुस्से से जश्न की तरफ देखते हुए बोली, जश्न सिंह शेखावत, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे आदमी पर गन चलाए। जश्न उसकी तरफ आया और अगले ही पल उसकी तरफ गन पॉइंट करते हुए बोला, तुम कहो तो तुम्हारा भी भेजा उड़ा दूं। उसकी बात सुनकर लीलाबाई के होश उड़ गए। वल्लभ दर्द से तड़प रहा था, लेकिन फिर भी जश्न की तरफ देखते हुए बोला, जश्न सिंह शेखावत, ये तूने अच्छा नहीं किया। अभी वो बोल ही रहा था कि जश्न ने एक बार फिर से ट्रिगर पर उंगली रखी और अगले ही पल गान उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उसे शूट कर दिया। इस बार गोली सीधा वल्लभ के कंधे पर जाकर लगी और वल्लभ पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। दर्द से अब और भी ज्यादा तड़पने लगा था। लीलाबाई जोर से चिल्लाई, जश्न सिंह शेखावत, अपने दायरे में रहो, वरना ये लीलाबाई अगर अपनी हद पार कर गई तो तुम बहुत पछताओगे। जश्न अब उसके बिल्कुल करीब आया और बोला, करो जो करना है, मैं भी तो देखूं तुम जैसी घटिया औरत जिसे अपनी बात कहने के लिए भी कर दलालों की जरूरत पड़ती है, वो जश्न सिंह शेखावत का क्या बिगाड़ पाएगी। लीलाबाई गुस्से से कांपने लगी। जश्न उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेबी डॉल के साथ ये घटिया हरकत करने की। ये बोलते हुए उसकी नजर अति की गर्दन से बह रहे खून पर थी। लीलाबाई गुस्से से बोली, अब वो तुम्हारी बेबी डॉल नहीं बल्कि इस कोठे की चांदनी है। अब वो इस कोठे की शान, इस कोठे की जान बनेगी। अभी वो बोल ही रही थी कि जश्न ने उसका चेहरा अपनी उंगलियों से कसकर जकड़ लिया और अगले ही पल उसके होठों पर गन लगा दी। लीलाबाई की आंखें बड़ी हो गई। तुरंत उसके आदमी मन्नू और मजनू आगे की तरफ आए, लेकिन उसी वक्त जश्न के आदमी भी तुरंत उन दोनों की तरफ बढ़ गए थे। बाकी सारे आदमी जो वहां पर पहरेदारी थे वो तुरंत पीछे की तरफ हट गए क्योंकि जश्न के साथ एक आधा आदमी नहीं बल्कि तकरीबन 20 से 25 आदमी अंदर की तरफ आ चुके थे, जिनके हाथों में इस वक्त बड़े बड़े हथियार थे। एक गोली और एक इंसान की जान बराबर थी। लीलाबाई डर से कांपने लगी। गन उसके होठों में फंसी हुई थी और अगर जश्न ट्रिगर दबा देता तो वो गोली सीधा लीलाबाई के गले को चीरते हुए उसके घर से निकल जाती। जश्न उसकी तरफ देखते बोला, मेरी बेबी डॉल सिर्फ मेरी बेबी डॉल है, इसके अलावा उसकी कोई पहचान नहीं। जश्न सिंह शेखावत, उस पर किसी की नजर ना आने दे और तेरी इतनी हिम्मत कि तू उसे इस जगह पर रखे। लीलाबाई कुछ नहीं बोली, फिलहाल बस उसे जश्न से अपनी जान बचाने थी। जश्न जो उसके साथ कर रहा था उसका बदला तो वो उसे बहुत जल्दी लेने वाली थी, वो भी इस तरीके से कि जश्न को अपनी इस गलती पर बहुत पछतावा हो। जश्न लीलाबाई की तरफ देखते हुए बोला, खत्म करना चाहूं तुझे तो 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे, लेकिन तुझ जैसी घटिया औरतों के खून से जश्न अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। ये बोलकर उसने एक झटके में लीलाबाई को छोड़ दिया। लीलाबाई गहरी गहरी सांस लेते हुए उसकी तरफ देखने लगी। जश्न ने एक नजर उस कोठे की तरफ देखा और फिर अति के करीब आ गया। अति उसकी तरफ देखते ही बोली, जश्न जी। इसके आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही जश्न ने उसके कलाई को पकड़ा और उसे लगभग से खींचते हुए वहां से लेकर जाने लगा। अति की आंखों से आंसू बरस रहे थे। उसने कितनी बड़ी बेवकूफी की थी जश्न को हॉस्पिटल से भेजकर।
अगर वो जश्न को वहां से जाने के लिए नहीं कहती तो शायद वो आज इस प्रॉब्लम में भी नहीं फंसती। अगर जश्न उसे बचाने के लिए नहीं आता तो न जाने आज उसके साथ है क्या कुछ हो सकता था। उसे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में ये बात दूर दूर तक नहीं थी कि वो यहाँ पर पहुंची कैसे। लेकिन जश्न के दिमाग में ना ही कोई सवाल था और ना ही कोई शक। वो जानता था कि इन सब चीजों के पीछे किसका हाथ है। जश्न अति को लेकर लाल मंडी से बाहर की तरफ आया। बाहर ड्राइवर ने उन्हें देखते ही जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला। अति गाड़ी में बैठी और अगले ही पल जश्न खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी वहां से निकल गई। जश्न इस वक्त ज्यादा गुस्से में था और उसका गुस्सा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि उसकी खुद की बेबी डॉल के लिए था, क्योंकि बेशक से चालबाजी लोगों की हो लेकिन बेवकूफी तो उसकी बेबी डॉल की थी ना। अति उसकी गाड़ी में बैठी सिसक रही थी और जश्न ने उसे चुप तक नहीं करवाया। एक नजर वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था और कुछ ही देर में अति के साथ शेखावत मेंशन पहुंचा। वो गाड़ी से बाहर निकाला और अति की तरफ आया। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, लेकिन अति बाहर की तरफ नहीं आए। जश्न गुस्से से अति की तरफ देखते हुए बोला, बाहर आओ। अति उसकी तरफ देखकर मासूमियत से बोली, मेरी गलती नहीं है जश्न जी। जश्न गुस्से से गरजते हुए बोला, मैंने कहा गाड़ी से बाहर निकलो। उसका गुस्सा देखकर अब अति एकदम से कांप उठी और वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकली। अगले ही पल जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लगभग से खींचते हुए अंदर की तरफ लेकर आया। अंदर दामिनी जी और विशाखा दोनों हॉल में बैठी थी, क्योंकि अब तक सुबह हो चुकी थी। जश्न और अति को इस तरह से देखकर वो दोनों हैरान रह गई। विशाखा तुरंत दामिनी जी से बोली, अब इन दोनों को क्या हुआ? अभी तो उनकी शादी को 4 दिन नहीं हुए और ये तो लड़ने भी लगे। ऐसा लगता है बहुत जल्दी इन दोनों का डिवोर्स भी हो जाएगा। दामिनी जी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे नहीं लगता ये जश्न कभी अपनी बेबी डॉल को छोड़ेगा। जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें पता नहीं, लेकिन हमें पता लगाना जरूर चाहिए, तभी तो मजा आएगा। शायद कोई ऐसी बात हो जो हमारे काम आ जाए। विशाखा हल्का सा मुस्कुराई। वही जश्न अति को लेकर अपने रूम में पहुंच चुका था। अंदर लाकर उसने एक झटके से अति को छोड़ा। अति लड़खड़ाकर पीछे की तरफ हो गई। जश्न तुरंत सामने कैबिनेट की तरफ बढ़ गया। अति उसकी तरफ देखते बोली, मेरा यकीन कीजिए जश्न जी, मुझे नहीं पता मैं वहां पर कैसे पहुंची और कैसे नहीं। आपको लगता है क्या मैं ऐसी जगह पर खुद जाऊंगी? जश्न गुस्से से बोला, अपनी बकवास बंद रखो, मुझे इसे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अति तुरंत बोली, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती, मुझे आपसे बात करनी है जश्न जी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज, और अगर मैं चुप रह जाऊंगी तो आपकी नाराजगी ऐसे ही बरकरार रहेगी, लेकिन मुझे आपको नाराज नहीं रखना। जश्न गुस्से से दांत पीसते बोला, तुम्हें मेरी नाराजगी से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो उन लोगों से फर्क पड़ता है जो तुम्हें बस किसी तरह मुझसे दूर करना चाहते हैं, जो बस तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जो किसी न किसी चीज में तुम्हें फंसाना चाहते हैं। वो लोग इस हद तक गिर गए कि उन्होंने तुम्हें उस घटिया जगह पर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अति बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता इन सब में ठाकुर फैमिली में से किसी मेंबर का हाथ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जश्न गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, जस्ट शट अप बेबी डॉल, जस्ट शट अप। कुछ बोल नहीं रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। तुम बेवकूफ हो क्या? मैं तुम्हें मासूम समझता था, लेकिन मासूम के साथ साथ तुम एक नंबर की निहायती बेवकूफ भी हो। मैं तुम्हारा दिमाग का ढक्कन खोलने चाहता हूं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें बेशक से कुछ भी दे दूं, प्यार दे दूं, अपना नाम दे दूं, रिस्पेक्ट दे दूं, अपनी जान भी दे दूं, सब कुछ दे दूं, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं दे सकता। तुम्हें अभी भी लगता है क्या कि ये सब कुछ उन लोगों की वजह से नहीं है? इसके पीछे उन लोगों का हाथ नहीं है? अति मासूमियत से बोली, लेकिन हो सकता है ना आपको कोई गलतफहमी हुई हो। जश्न मुस्कुराया और बोला, जश्न सिंह शेखावत नाम है मेरा। गलतफहमी जैसी चीज मेरी जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करती। शक्ल देखकर दिमाग की बातें बता सकता हूँ और कब शक्ल देखते हुए ही दिमाग भी उड़ा दूं, ये भी पता नहीं चलता। मुझे मत सिखाओ कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं। ये बोलते हुए उसने मेडिकल बॉक्स खोला और फिर अति का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बिठाया। अति एक बार फिर से सुबक कर रोने लगी थी। जश्न ने अपने हाथों में कॉटन और डिटोल ली और उससे अति का जख्म साफ करने लगा। वो जख्म ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन दवा लगानी जरूरी थी। अति को रोते हुए देखकर जश्न इरिटेट होते हुए बोला, चुप करोगी या नहीं? अति रोते हुए बोली, नहीं करूंगी। जश्न गुस्से से बोला, लेकिन मुझे तुम्हारा रोना नहीं पसंद। अति और भी ज्यादा रोते हुए बोली, तो रुलाते क्यों हैं?
जश्न हैरानी से बोला, तुम्हें मैंने रुलाया है? अति सुबकते हुए बोली, नहीं, आपके गुस्से ने। जश्न ने एक गहरी सांस ली और बोला, और ये गुस्सा मुझे तुमने दिलाया है। कहा था तुमसे कि चलो मेरे साथ, लेकिन तुम्हें हॉस्पिटल रहना था। अब रोकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि बेशक से तुम्हारे करीब हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी नाराजगी खत्म हो गई बेबी डॉल। ये बोलते हुए वो पीछे की तरफ हट गया। अति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। जश्न ने उसकी चोट पर बैंडेज लगा दी थी। अति उसकी तरफ देखते बोली, प्लीज माफ कर दीजिए जश्न जी, आज के बाद आपको खुद से दूर नहीं करूंगी। जश्न तुरंत बोला, तुम बेशक से कुछ भी करो, अब फर्क नहीं पड़ेगा बेबी डॉल, अब चलो मेरे साथ। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से अति की कलाई पकड़ी और उसे वॉशरूम की तरफ लेकर जाने लगा। अति हैरानी से बोली, कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? जश्न ने चेहरा घुमाया और उसकी तरफ देखकर बोला, मैं तो अपनी चीजों पर भी किसी की परछाई नहीं आने देता। तुम तो बेबी डॉल हो मेरी, तुम्हें किसी ने हाथ लगाया हो और मैं बर्दाश्त कर जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। ये बोलकर अब वो उसे वॉशरूम के अंदर लेकर जा चुका था और उसे शॉवर के नीचे खड़ा कर उसने शॉवर ऑन कर दिया था। अति पानी के अंदर से जश्न को देख रही थी, जो बिल्कुल उसके करीब खड़ा था। दोनों के चेहरे पर शॉवर के पानी की बूंदें गिर रही थी। अति की आंखों से बहते हुए आंसू उस पानी में घुल रहे थे। जश्न उसके करीब हुआ और उसने अपना हाथ अति की पीठ पर रख दिया। उसने अपने हाथों में अति के कपड़ों को कसकर पकड़ा और फिर एक झटके से उन्हें खींच दिया, तो अति की पीठ से उसके कपड़े नीचे की तरफ सरक गए। वो कपड़े फट चुके थे। उसके कंधे अब जश्न के बिल्कुल सामने थे और वो बस एक टक जश्न की तरफ देख रही थी। जश्न ने अगले ही पल उसे पूरी तरह से बेलिबास कर दिया था। अति को जब अपनी हालत का एहसास हुआ तो वो तुरंत जश्न की तरफ बढ़ गई और उसके सीने से लग गई। जश्न की नजरें खुद पर महसूस कर वो एक अलग ही बेचैनी सी महसूस कर रही थी, लेकिन जश्न ने उसके कंधों पर अपना हाथ रखा और उसे खुद से दूर करते हुए बोला, कहाँ ना दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आओ। अति ने उसे धक्का दिया और बोली, आऊंगी। ये बोलकर वो एक बार फिर से जश्न के करीब आ गई और उसने अपने हाथ जश्न की पीठ पर रख दिए। उसे नहीं पता था उसे क्या फील हो रहा है, क्या नहीं, लेकिन उसका दिल जैसे जश्न के सीने से लगने के लिए तड़प रहा था। उसे कभी प्यार नहीं मिला था, लेकिन जब से उसकी जश्न से शादी हुई थी, उसके करीब रहने से अति को प्यार महसूस होने लगा था। शेखावत मैंशन। जश्न ने अति को खुद से दूर रहने के लिए बोल दिया था, लेकिन अति उसके सीने से लग गई और बोली, आऊंगी, मैं आपके करीब आऊंगी, मैं भी देखती हूँ आप मुझे खुद से दूर कैसे करते हैं। उसकी वो मासूमियत भरी आवाज सुनकर और उसकी आंखों से बहते हुए आंसू देखकर जश्न एक पल के लिए रुक गया, लेकिन वो चाहकर भी वो पल भूल नहीं सकता था जब अति ने उससे अपना हाथ छुड़ाया था और हॉस्पिटल में रहने की जिद की थी। तकरीबन 45 सेकंड बाद ही जश्न ने अति को खुद से अलग किया और बोला, ये तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने मुझे खुद से दूर जाने के लिए कहा। मैं तुम्हें वहां से बचाकर यहाँ लेकर आया। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया बेबी डॉल, और रही बात मेरे सीने से लगने की, तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मेरे करीब क्यों आ रही हो, शर्मा रही है ना तुम्हें। ये बोलते हुए जब उसकी नजरें अति के चेहरे पर इंटेंस हो गई तो अति भी उसकी तरफ देखती रह गई। सच तो यही था कि उसे सच में जश्न के सामने बहुत शर्म आ रही थी। वो बेलिबास जिस तरह से जश्न के सामने खड़ी थी, वो सच में काफी ज्यादा शर्मनाक था, लेकिन जश्न ने अब उसे खुद के करीब नहीं आने दिया। उसने यूं ही अति को शॉवर के नीचे खड़ा रखा। उसने उसके कंधों पर अपना हाथ रखा हुआ था और गहरी नजरों से उसे देख रहा था। तकरीबन 2-3 मिनट वो यूं ही अति को देखता रहा और अति अपनी नजरें झुकाए उसके सामने खड़ी रही। आज वो खुद को ना ही रोक रही थी और ना ही खुद को समेट पा रही थी। जश्न की नजरें उसे खुद पर महसूस हो रही थी और उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। जश्न अब उसके करीब आया और उसने वही साइड में रखा हुआ शॉवर जेल और लूफा उठाया और उससे अति को साफ करने लगा। अति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। जश्न बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, कहाँ कहाँ छुआ था उसने तुम्हें? अति अपनी पलकें झुकाकर बोली, पता नहीं, मैं बेहोश थी, शायद मुझे गोद में उठाया होगा और फिर जबरदस्ती मेरी कलाई पकड़कर मुझे खींचते हुए बाहर की तरफ। अभी वो बोल ही रही थी कि जश्न ने उसकी कलाई को रगड़ना शुरू कर दिया। अति को हल्का हल्का दर्द अपने हाथ में महसूस हो रहा था। जश्न जिस तरह से लूफा से अति का हाथ रगड़ रहा था, वो सच में बहुत ज्यादा पेनफुल था, लेकिन जश्न को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अति पर नहीं, उस इंसान पर जिसने उसकी बेबी डॉल को हाथ लगाया, लेकिन अब हाथ बेबी डॉल को लगा था तो उसे वहां उस इंसान की छुअन को मिटाना था। जश्न ने अब अति से कोई सवाल नहीं किया।
उसने उसके बदन के हर एक हिस्से को अपने हाथों से साफ किया और फिर उसे टॉवल में लपेटकर किसी बच्चे की तरह अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर लेकर आया। अति के हाथ जश्न के सीने पर थे। वो खुद इस वक्त सिर्फ टॉवल में था, जो पूरी तरह से भीगी हुई थी। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप बोलते हो मुझे अपने करीब नहीं आने देंगे, लेकिन मुझे खुद से दूर भी नहीं जाने देते। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम होती है मेरे करीब आने से, तो आप यूं मुझे अपनी गोद में नहीं उठाते। जश्न ने उसे बिस्तर पर बिठाया और फिर उसके चेहरे पर हल्का सा झुककर बोला, मैंने तुम्हें सिर्फ इतना कहा है कि मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगा। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। तुमसे दूर तो मैं चाहकर भी नहीं रह सकता, लेकिन अब जब तुम चाहो तब मेरे करीब आओ। ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी बात सुनकर अति उसकी तरफ देखती रही और जश्न वहां से साइड हट गया। उसने क्लोजेट में से अति के लिए कपड़े निकालने और फिर उसे खुद अपने हाथों से पहनाए। जब वो खुद अपने कपड़े पहनने के लिए चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगा तो अति ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, आप कहते थे ना कि मैं आपको कपड़े पहना दूं, तो क्या अब मैं आपको कपड़े पहना दूं? जश्न ने हल्का सा व्यंग्य से मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा और फिर उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। वो बिना एक पल गंवाए अब चेंजिंग रूम में जा चुका था और अति बस उसकी तरफ देखते रह गई। उसने जश्न को जाते देख मुंह बनाया और मन ही मन बोली, इतना एटीट्यूड कौन रखता है? भला माना गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अब ऐसे एटीट्यूड दिखाएंगे। अब मैं भी नहीं बोलूंगी, देखते हैं कब तक मुझसे दूर रहते हैं। वैसे भी खुद कहते हैं ना कि मुझसे दूर नहीं रह सकते। ये बोलते हुए वो मुंह बना रही थी। जश्न चेंजिंग रूम से बाहर आया और उसने एक नज़र अति की तरफ देखा और सीधा रूम से बाहर जाने लगा। अति जो अब तक खुद से ही बातें कर रही थी कि वो जश्न से बात ही नहीं करेगी, उसे बाहर जाते देख वो तुरंत अपनी जगह से उठी और उसकी तरफ देखते बोली, कहाँ जा रहे हैं आप? जश्न ने एक नज़र उसे देखा और फिर बिना उसे कोई जवाब दिए वहां से बाहर चला गया। अति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तुरंत जश्न के पीछे पीछे बाहर की तरफ आई। जश्न सीढ़ियां उतर रहा था। अति उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, आपको मैं दिखाई नहीं देती हूँ क्या जश्न जी? या फिर मेरी बातें आपको सुनाई नहीं देती है क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ आप कहाँ जा रहे हो और आप मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे? जश्न तुरंत बोला, अभी कुछ देर पहले तुम ही खुद से बोल रही थी ना कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी, तो अब क्यों बात कर रही हो? अति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो बातें तो उसने खुद से की थी, जश्न को कैसे पता चली? उसने अब खुद को ही देखना शुरू किया। वो तुरंत बोली, आपने मेरे अंदर कुछ चिप फिट की हुई है क्या? मैंने तो आपको अपनी मदद के लिए वहां पर भी नहीं बुलाया था, बस दिल में ही कहा था कि काश मेरे जश्न जी मुझे बचाने के लिए आ जाए और आप सच में मुझे बचाने के लिए वहां पर आ गए। मैंने तो आपको फोन भी नहीं किया था। आपको कैसे पता चल जाता है मैं आपके बारे में कुछ बात करती हूँ? जश्न सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोला, जश्न सिंह शेखावत, तुम्हें पूरी दुनिया में भी कहीं चली जाओगी और मेरा नाम लोगी ना, तो भी मुझे पता चल जाएगा। तुम क्या पूरी दुनिया में अगर पत्ता भी कहीं पर हिलता है तो उसकी खबर सबसे पहले जश्न सिंह शेखावत के पास आती है। ये बोलकर उसने अति को वहां से साइड किया और नीचे की तरफ आया। सामने ही एक सर्वेंट खड़ी थी। वो सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, मेरे रूम में ब्रेकफास्ट भिजवा देना, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, और हाँ, अगर कोई इस घर से बाहर गया तो टांगे तोड़ दूंगा मैं, तुम्हारी भी और उसकी भी, जो इस घर से बाहर जाएगा। ये बोलते हुए उसने नजरें घुमाकर अति की तरफ देखा और उसकी इनडायरेक्ट धमकी भी अति के सीधा दिमाग पर हिट की। वो तुरंत वापस अपने रूम की तरफ भाग गई थी। वही जश्न पार्किंग एरिया में आया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल चुका था। कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी हॉस्पिटल पहुंची, जहां पर मनोहर जी को फिलहाल होश आ चुका था और अनीता जी और विहान वहीं पर मौजूद थे। अनीता जी को अब तक यही लग रहा था कि केशव ने अति का खेल खत्म कर दिया होगा। हालांकि वो नहीं जानती थी कि केशव ने अति को जाकर कोठी पर बेच दिया। उन्होंने तो केशव को अति के साथ जबरदस्ती और फिर उसे खत्म करने के लिए कहा था। वो इस वक्त हॉस्पिटल से बाहर की तरफ निकल रही थी, तभी उनकी नज़र हॉस्पिटल के अंदर आते हुए जश्न पर गई। जश्न को देखकर उनका गला सूखने लगा। वो जानती थी कि जश्न उनसे क्या पूछने आया होगा। जरूर वो अति के बारे में जानना चाहता होगा। तभी जश्न उनके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, मनोहर जी कैसे हैं? अनीता जी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मतलब? जश्न मुस्कुराया और बोला, मतलब की बात कहाँ से आ गई? मैंने आपसे बस इतना पूछा है, मनोहर जी कैसे हैं? अनीता जी तुरंत बोली, वो ठीक है। तुम यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हो क्या? जश्न हंसा और बोला, मैं क्यों किसी को ढूंढूंगा? मुझे क्या जरूरत है किसी को ढूंढने की? सब कुछ तो है मेरे पास।
अनीता जी हैरानी से बोली, अच्छा मतलब तुम किसी को ढूंढ नहीं रहे हो? जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस आपको इतना कहने आया था कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत महसूस हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। वैसे तो ठाकुर फैमिली बहुत रिच है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर कल को आपके पास कुछ ना रहे तो आप मुझे याद कर सकती हैं। अनीता जी को उसकी बात कुछ खास समझ नहीं आ रही थी। जश्न ने अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाला और फिर अति का नंबर डायल किया। उसने अपना फोन स्पीकर पर किया। वहीं अति हैरान थी क्योंकि उसके रूम में फोन बज रहा था, लेकिन उसे समझ गया था फोन है कहां पर। उसका खुद का फोन तो उसके पास था ही नहीं। तभी उसकी नजर सामने टेबल पर गई जहां पर एक ब्रांड न्यू फोन रखा था। अभी तक उसकी नजर उस फोन पर गई नहीं थी। उसने जल्दी से उस फोन को उठाया और ऊपर से उस पर जश्न का नंबर देखकर उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। वो एकदम हड़बड़ा कर बोली, हेलो हेलो जश्न जी। अनीता जी ने जैसे ही अति की आवाज सुनी, उनकी आंखें बड़ी हो गई। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बेबी डॉल मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भिजवाया था, तुमने किया ना? अति तुरंत बोली, मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट, मुझे आप चाहिए हो जश्न जी। पहले आप मेरे पास आओ, उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। जश्न थोड़ा सा और ज्यादा हंसा और बोला, जिद नहीं करते बेबी डॉल, चुपचाप ब्रेकफास्ट करो, अगर तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगी तो मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। अति मुंह बनाते हुए बोली, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? जश्न तुरंत बोला, अब इसे ब्लैकमेल समझो या फिर कुछ और मुझे नहीं पता, पर जब मेरी बेबी डॉल जैसे ही अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेगी तो मैं उसके सामने होऊंगा। उसकी बात सुनकर अति तुरंत बोली, सच? जश्न मुस्कुराते हुए बोला, सच। ये बोलकर उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और सामने से अति बस फोन की तरफ देखते रह गई। उसने अब सामने रखे ब्रेकफास्ट की ट्रे की तरफ देखा और बोली, जश्न जी ने बोला कि जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट फिनिश कर लूंगी वो मेरे सामने होंगे, मतलब अब तो मुझे ये ब्रेकफास्ट फिनिश करना ही होगा। वही अनीता जी हॉस्पिटल में जश्न को देख रही थी। जश्न उनके चेहरे का रंग देखकर मुस्कुराया और बोला, आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपको अभी अभी कोई झटका मिला हो? अनीता जी हड़बड़ा कर बोली, मुझे कैसा झटका मिलेगा? जश्न उनके थोड़ा और ज्यादा करीब हुआ और बोला, आइंदा अगर मेरी बेबी डॉल के साथ ऐसी वैसी हरकत दोबारा करने की कोशिश की ना तो आपकी फैमिली का एक मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट है, अगली बार हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब की टिकट सीधा फाइनल होगी। और रही बात आपकी इस गलती की सजा की तो बहुत जल्दी आपको पता चलेगा जश्न सिंह शेखावत से पंगा लेने का नतीजा। ये बोलकर उसने गहरी नजरों से देखते हुए वो वहां से चला गया और अनीता जी के चेहरे पर पसीना झलकने लगा। लेकिन वो फिर खुद से बोली, कुछ नहीं कर सकता ये जश्न, अगर इसने कुछ किया तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। आज तो वो अति मेरे हाथों से निकल गई, लेकिन अगली बार मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अभी वो बोली ही रही थी कि तभी विहान एकदम से भागते हुए बाहर की तरफ आया और अनीता जी की तरफ देखते बोला, मॉम हम बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गया, मॉम सब खत्म हो गया। उसकी बात सुनकर अनीता जी हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। वहीं अभी अभी हॉस्पिटल से बाहर निकले जश्न के चेहरे पर डेविल स्माइल थी, जो अब अपनी गाड़ी में बैठा था और सामने की तरफ देख रहा था। उसे जो करना था वो कर चुका था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।